नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। टीम नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है अवधेश कुमार और दोस्तों एडवांस सीरीज में अंदर हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। आज हमारी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की ये सिर्फ दूसरी ही क्लास है और अगर हम बात करें दोस्तों एडवांस सीरीज की तो आज हमारी ये 81वीं क्लास है, 81st क्लास है हमारी एडवांस सीरीज की। इन 81 क्लासेज के अंदर हमने दोस्तों क्या क्या पढ़ा है इनके बारे में एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो बच्चे नए हैं वो जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल सिस्टेमिक वे में हमने एक एक सब्जेक्ट को लेके या हम कहें कि एक एक यूनिट को लेके और उसके क्वेश्चंस में भी जैसे कोई डिजीज आई है तो उसको पूरी तरह से हमने एक्सप्लेन करने की उसको कोशिश की है। हमने दोस्तों अभी तक पढ़ा है ओबीजी पढ़ा है, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लिया, नर्वस पढ़ लिया, मस्कुलोस्केलेटल, आई ईयर, जीआई ट्रैक्ट, न्यूट्रिशन, रीनल सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री एंड लास्ट जो सिस्टम हमने खत्म किया था वो कौन सा था, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था। अब हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की हमारी एक क्लास हुई है सिर्फ और आज हमारी ये दूसरी क्लास है। लगभग 200 क्वेश्चंस होंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, तो लगभग 20 जो क्लासेज होंगी दोस्तों वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की आपकी होने वाली हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी क्लास। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज की क्लास दोस्तों हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड है। जो नर्सिंग के अंदर दोस्तों जो लॉज जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि हम नर्सेस से जो गलतियां होती हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं, क्या होता है वो हॉस्पिटल के अंदर आप कोई भी जो मिसकंडक्ट करते हो दोस्तों वो सब क्या कहलाता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई टोर्ट क्या होता है, बैटरी क्या होता है, असोल्ट क्या होता है, डिफेमेशन क्या होता है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी क्या होता है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट क्या होता है, ठीक है, माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस जो है वो क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं आप लोगों के लिए आज न सिर्फ 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ बल्कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा दोस्तों। सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने खुद आज आपके लिए बोर्ड के ऊपर लिखे हैं कि जो इससे रिलेटेड होंगे, क्योंकि जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है ना मैं चाहता हूँ कि उसको पूरे मन से आपको एकदम अच्छे तरीके से आए, उससे जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से आए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनमें तो कोई गलती आपसे होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आएंगे और फिर आप अगर गलती करोगे तो फिर मुझे दोष दोगे कि सर आपने पढ़ाया था और यहाँ पे ये गलती करवा दी, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो टोर्ट से रिलेटेड है, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों आज के हमारा वो है कि नर्सेज आर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द कमीशन ऑफ ए टोर्ट। भाई कोई भी जो टोर्ट होता है बात करेंगे उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल रहती है। मान लो नर्सेज रेस्पॉन्सिबल होती हैं। द नर्स अंडरस्टैंड दैट ए टोर्ट इज, अब आपको बोल दिया कि मान लो कि आपके एसएनओ साहब ने आपको बोल दिया कि आपने या आपके एएनएस ने आपको बोल दिया कि आपसे टोर्ट हुआ है। अब आप लोगों को यही नहीं पता कि भाई टोर्ट होता क्या है, तो आप क्या समझोगे टोर्ट हुआ है आपके साथ। तो सबसे पहले तो आपको टोर्ट को समझना जरूरी है कि टोर्ट होता क्या है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि टोर्ट क्या होता है। टोर्ट में पहला जो ऑप्शन दे रखा है द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द बॉडी ऑफ अनोदर बाय ए रीजनेबल इंडिविजुअल, कि आप किसी भी पर्सन की जो बॉडी है दोस्तों उसको क्या करते हो, उसको उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, ठीक है। या आप दूसरे शब्दों में कहो तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो दोस्तों, हार्म कर रहे हो किसी भी पर्सन की बॉडी के ऊपर, तो वो टोर्ट कहलाता है क्या, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा किसी भी पर्सन की बॉडी को फोर्स करना या हार्म पहुंचाना टोर्ट कहलाता है। सेकंड दे रखा है एन इलीगलिटी कमिटेड बाय वन पर्सन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन ऑफ अनदर, मतलब कोई भी इलीगल काम किया जाए एक पर्सन के खिलाफ या उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ, वो क्या कहलाता है दोस्तों, टोर्ट कहलाता है। थर्ड क्या देखा, डूइंग समथिंग दैट ए रीजनेबल पर्सन अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस वुड नॉट डू, मतलब कुछ ऐसी चीज करना किसी एक पर्सन के द्वारा जो कि उसी कंडीशन के अंदर दूसरा पर्सन नहीं करता, ठीक है। मान लो कि मैं मान लो कि IM लगा रहा हूं, आपको एग्जाम्पल के लिए समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। इस ऑप्शन में क्या कहना चाहिए, जैसे मैं IM लगा रहा हूं, मान लो कि IM आपको पता है 90 डिग्री से लगाया जाता है, तो लेकिन आप उसको 10 डिग्री पे लगा रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअली में आप 10 डिग्री पे लगा रहे हो ना, लेकिन आपकी जगह कोई अगर दूसरा पर्सन होता जो सही लगाता तो कितनी डिग्री पे लगाता, 90 डिग्री पे लगाता। तो वो यही कहना चाह रहा है कि कोई ऐसी चीज करना जो दूसरा जो पर्सन है ना वो नहीं करता, मतलब आप गलत काम कर रहे हो जो दूसरा पर्सन नहीं करता, तो ये है टोर्ट। चौथा देखा एन इलीगलिटी कमिटेड अगेंस्ट द पब्लिक एंड पनिशेबल बाय द लॉ थ्रू द कोर्ट, ठीक है। कोई भी ऐसा इलीगल काम किया जाता है किसके खिलाफ, पब्लिक के खिलाफ, जो कि लॉ के द्वारा क्या होता है दोस्तों, या कोर्ट जिसको क्या कर देती है, कोर्ट ने जिसको क्या कर दिया है दोस्तों, पनिशेबल कर दिया है, तो वो कहलाता है, ठीक है। तो 4 टर्म है, अभी इनके बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहले मैं एक टोर्ट की बात करता हूं क्या होता है। तो टोर्ट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हो एक पर्सन के खिलाफ या
उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ, तो वो चीज क्या कहलाती है दोस्तों? इलीगल कोई भी किया हुआ काम किसी पर्सन उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ क्या कहलाता है? टोर्ट कहलाता है। तो मतलब टोर्ट एक वाइड डेफिनेशन है, एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है। टोर्ट मतलब हर चीज शामिल हो जाएगी टोर्ट के अंदर। तो टोर्ट वो कोई भी काम जो कि इलीगल रूप से किया गया है, जिससे एक पर्सन को, ठीक है, या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे, वो कार्य क्या कहलाएगा? आपका टोर्ट कहलाएगा। तो यही क्या है दोस्तों? टोर्ट है। वो यही क्या है? टोर्ट है। अभी हम आगे और बात करूंगा, मैं टोर्ट को समझाऊंगा, ठीक है। यहां पर एक बार मैं बता देता हूं, फिर मैं वापस से, चलो मैं पहले टोर्ट ही पढ़ते हैं हम, फिर वापस से मैं आपको लेके आऊंगा। तो टोर्ट आपको समझ में आ गया दोस्तों? टोर्ट क्या होता है कि कोई भी ऐसा काम किया जाए एक आदमी के खिलाफ, एक पर्सन के खिलाफ, या उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ, जो उसे हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? टोर्ट के नाम से जानते हैं। अब टोर्ट जो है वो दोस्तों दो प्रकार का होता है। टोर्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब होता है दोस्तों जानबूझकर की गई गलती, ठीक है। कोई भी पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ जानबूझकर की गई गलती क्या कहलाती है? टोर्ट कहलाती है। और दूसरा होता है दोस्तों अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल का मतलब क्या हो गया? भाई आपने गलती की है लेकिन आप चाहते नहीं थे गलती करो, लेकिन गलती से आपसे गलती हो गई, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? अनइंटेंशनल कहलाएगा, कि आपका इंटेंशन गलत नहीं था, आपका इरादा नहीं था गलती करने का। मतलब ये क्या हो गया दोस्तों? जानबूझकर की गई गलती, और ये आपने जानबूझकर नहीं की है गलती लेकिन आपसे गलती हो गई है, तो क्या कहलाएगा दोस्तों? अनइंटेंशनल टोर्ट कहलाएगा। अब इंटेंशनल टोर्ट के अंदर भी कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि दोस्तों आपका आता है असोल्ट आता है, एक आता है दोस्तों आपका बैटरी आता है, तीसरा इसके अंदर डिफेमेशन आता है, इसके अलावा दोस्तों इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी आता है, इन्वेजन ऑफ जो प्राइवेसी है वो आता है। इसके अलावा एक आता है दोस्तों, पहले मैं इधर लिखता हूं फॉल्स इंप्रिजनमेंट को, उसका मैं रीजन बताऊंगा कि मैं यहां क्यों लिख रहा हूं, मैं नीचे क्यों नहीं लिख रहा। एक लिख लो फॉल्स इंप्रिजनमेंट, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, ठीक है। तो ए बी सी डी और ई, पांच चीजें आ गई इधर। अनइंटेंशनल के अंदर दो ही चीजें आती हैं, एक आती है नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस, और एक आती है दोस्तों माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस दो चीजें आती हैं। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन में वो आपको एक चीज देगा, वो देगा कि माल प्रैक्टिस है, तो उसमें लिखेगा भाई इंटेंशनल टोर्ट है, अनइंटेंशनल टोर्ट है, क्राइम है, क्या है, ठीक है। इस प्रकार से आपको वो चार ऑप्शन आपको लिखकर देगा। तो पहले तो आपको क्या हो, ये क्लासिफिकेशन पूरा पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी चीजें जानबूझ के की जाती हैं। असोल्ट है, बैटरी है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट है, डिफेमेशन है, या इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है। और कौन सी गलती हो जाती है तो उन्हें नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस है, ठीक है। लेकिन कई बार एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी दोस्तों यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे पेरी पॉटर वाली जो बुक है, पॉटर एंड पेरी वाली, उस बुक के अंदर इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा ब्रॉड किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि कहीं भी आपसे गलती नहीं हो। अगर आपको मान लो कि ऑप्शन के अंदर मिलता है दोस्तों, कि आपको ऑप्शन के अंदर मिला कि डिफेमेशन इज, डिफेमेशन इज, अब एक जो क्वेश्चन है, उस एक क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन जो दे रखे हैं वह उसके अंदर क्या दे रखा है, एक दे रखा है इंटेंशनल, एक दे रखा है अनइंटेंशनल, दोनों हैं, कोई तीसरा ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा, ठीक है। बाकी के दोनों ऑप्शन अलग हैं, जैसे क्राइम है या लॉ है, ऐसे चार ऑप्शन हो गए। एक क्राइम है, एक लॉ है, एक लिखा हुआ है इंटेंशनल टोर्ट, और एक लिखा हुआ है अनइंटेंशनल टोर्ट। तो इसका आंसर आप क्या करोगे? इंटेंशनल टोर्ट करोगे। लेकिन दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं कि डिफेमेशन इज इंटेंशनल टोर्ट, बी अनइंटेंशनल टोर्ट, सी क्वाजी इंटेंशनल टोर्ट। क्या है दोस्तों? क्वाजी इंटेंशनल टोर्ट, QUASI, क्वाजी इंटेंशनल टोर्ट। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि कुछ बुक्स के अंदर आपको ये जो दोनों है दोस्तों, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है और जो डिफेमेशन है, वो किस में शामिल किए गए हैं? क्वाजी इंटेंशनल के अंदर शामिल किए गए हैं। मतलब वहां पर तीन क्लासिफिकेशन हो गए, एक हो गया इंटेंशनल, एक हो गया क्वाजी इंटेंशनल, और एक हो गया अनइंटेंशनल। इंटेंशनल के अंदर असोल्ट, बैटरी और फॉल्स इंप्रिजनमेंट, क्वाजी इंटेंशनल के अंदर डिफेमेशन और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, और अनइंटेंशनल के अंदर नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपको ऑप्शन के अंदर डिफेमेशन, इन्वेजन से प्राइवेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, अगर ऑप्शन में क्वाजी इंटेंशनल भी मिले और इंटेंशनल भी मिले, तब आंसर आप इसका क्या करके आओगे? क्वाजी इंटेंशनल करके आओगे। लेकिन अगर ऑप्शन में है ही नहीं क्वाजी इंटेंशनल, फिर आप इसका आंसर क्या करके आओगे दोस्तों? इंटेंशनल। अब बात है दोस्तों क्वाजी इंटेंशनल की, कि क्वाजी इंटेंशनल होता क्या है। तो क्वाजी इंटेंशनल का मतलब ये है कि भाई कई बार जानबूझ के हो भी सकती है, कई बार नहीं भी होती, तो पर्सन को पता नहीं चलता, तो दोनों तरफ रहता है ये,
ठीक है, इसलिए इसको बीच में रख दिया गया है। क्वाजी इंटेंशनल का मतलब हो गया, कई बार इंटेंशनल भी हो जाता है, कई बार अनइंटेंशनल भी हो जाता है, तो दोनों तरफ हो जाता है, इसलिए इसको क्वाजी इंटेंशनल रखा है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिले क्वाजी इंटेंशनल, तब इसको आप क्या मान के आओगे, इंटेंशनल मान के आओगे। तो पहला ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब एक बार एक एक करके मैं सबको समझा देता हूं कि ये क्या है। पहला इसके अंदर दे रखा दोस्तों असोल्ट। असोल्ट का मतलब होता है, सिर्फ एक शब्द में अगर मैं असोल्ट को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा थ्रीट, ठीक है, धमकी। मतलब कि दोस्तों आप किसी भी पर्सन को फोर्सफुली टच करने की धमकी देते हो कि मैं ये कर दूंगा, फोर्सफुली टच करूंगा, मैं आपको इंजेक्शन लगा दूंगा, मैं तुम्हें बांध दूंगा, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर जस्ट थ्रेटिंग द पर्सन। आप सिर्फ उसे क्या कर रहे हो दोस्तों, धमका रहे हो कि मैं ऐसा करूंगा। जैसे हम कह देते हैं, ठीक है, कि ज्यादा करोगे तो तुम्हारे सुई लगा दूंगा, जैसे बच्चों को कह देते हैं कि इंजेक्शन लगा दूंगा। तो जो बच्चों को तो आप ये कह रहे हो ना, हॉस्पिटल के अंदर मान लो आप रहते हो, वार्ड के अंदर काम करते हो, वार्ड के अंदर काम करते करते आप देखते हो क्योंकि उनके अटेंडर हैं, छोटे बच्चे आ जाते हैं और वो बदमाशी करने लग जाते हैं, तो आप उनको जैसे आपसे, चाहे आप मजाक में कह रहे हो, बट आप मजाक में जैसे उसको कह रहे हो कि मैं तुम्हारी सुई लगा दूंगा, बैठ जाओ। तो दोस्तों जो आप ऐसे बोल रहे हो ना, इसका मतलब क्या है कि आप उनको लगाओगे नहीं, लेकिन आप धमका रहे हो। तो किसी भी चीज की धमकी देना क्या कहलाएगा दोस्तों, असोल्ट कहलाएगा। ठीक है, सिर्फ धमकी दे रहे हो आप, फोर्सफुली उनको टच कर नहीं रहे हो आप उनको, सिर्फ आप उनको कुछ करने की क्या दे रहे हो, धमकी दे रहे हो कि मैं फोर्सफुली तुम्हें टच करूंगा। अब वो इंजेक्शन लगाएगा मतलब टच करेगा, ठीक है, मैं तुम्हें बांध दूंगा, वो क्या है, धमकी है। तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका असोल्ट कहलाएगा। तो असोल्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, थ्रीट करना जो कि जस्टिफाइबल नहीं है, मतलब ये रूल्स के अंदर नहीं है, रेगुलेशन के अंदर नहीं है, कानून के अंदर नहीं है, आप इसे प्रूफ नहीं कर पाओगे कि मैंने इसको धमकी दी तो सही धमकी दी, तो वो चीज क्या कहलाएगा दोस्तों, असोल्ट कहलाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, बैटरी। बिल्कुल सिंपल है, थ्रीट की जगह यहां पर डूइंग आएगा। मतलब कि दोस्तों आप किसी भी पर्सन को अगर फोर्सफुली या उस पर्सन की विलिंग के बिना क्या कर रहे हो दोस्तों, आप उसको टच कर रहे हो, उसके जो काम के लिए उसने मना कर दिया, मान लो उसने कंसेंट देने से मना कर दिया कि भाई मैं ये इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, और आप उसके जाके लगा रहे हो, तो दोस्तों वो चीज क्या हो गई, वो बैटरी हो गई, कि आपने जानबूझकर आप गलती कर रहे हो और आप उसको जानबूझकर टच कर रहे हो जो कि जस्टिफाइबल नहीं है। पेशेंट के रिफ्यूज के बाद आप मान लो उसके कोई इंजेक्शन लगा रहे हो, कोई सुई लगा रहे हो, ठीक है, पेशेंट को आप किसी भी कारण से दोस्तों, जो पेशेंट जिस चीज के लिए मना कर रहा है आप वही कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, बैटरी कहलाएगा। तो सिंपल देखो, असोल्ट में आपने क्या कहा मैं तुम्हारी सुई लगा दूंगा, क्या कहलाएगा, असोल्ट, और मैंने जाके सुई लगा दी, ये क्या कहलाएगा, आपका बैटरी कहलाएगा। तो असोल्ट मतलब धमकाना, और बैटरी का मतलब क्या होता है, डूइंग करना। ठीक है, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मैं वादा कर रहा हूं। इसके बाद थर्ड क्या है दोस्तों, फॉल्स इंप्रिजनमेंट। फॉल्स मतलब गलत तरीके से, इंप्रिजनमेंट मतलब होता है जैसे जेल में डाल देना या बांध लेना। तो कोई भी पर्सन है दोस्तों, आपको उसके लिए कोई लीगल वारंट नहीं है आपके पास कि भाई इसको बांध के रखना है, जैसे पुलिस वाले बांध लेते हैं, लेकिन आप उस पर्सन को जाने नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, फॉल्स इंप्रिजनमेंट के नाम से जानेंगे, कि आप उसको इंप्रिजन कर रहे हो, आपके पास कोई आदेश नहीं है, आपके पास कोई ऐसा आपके पास रूल नहीं है कि आप उस पेशेंट को वहां पर रख सको, बांध सको। आप किसी भी पर्सन को वहां पर रख नहीं सकते हो, किसी भी पर्सन को, जब तक कि आपके पास कोई आदेश नहीं हो। वो कह रहा है मैं जाना है तो जाएगा, आप उसे रोक नहीं सकते हो, ठीक है। तो लेकिन आप फिर भी उसको जानबूझकर पेशेंट को क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, बांध रहे हो उसको आप, ठीक है, गलत तरीके से आप उसको बाहर नहीं जाने दे रहे हो आप उसको, तो ये सब क्या कहलाएगा दोस्तों, फॉल्स इंप्रिजनमेंट कहलाएगा। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। अब है डिफेमेशन। डिफेमेशन को हिंदी में लिख लेना, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, मानहानि। ठीक है, मानहानि मतलब कि दोस्तों क्या करें, जैसे कि मान लो आपने पॉलिटिशियन में बहुत सारे में देखा होगा, नेताओं ने, कि मैं मानहानि का वो लगा दूंगा। जैसे मान लो कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार नितिन गडकरी जी को कह दिया था कि ये भ्रष्टाचार करते हैं, ठीक है, तो नितिन गडकरी ने उनके खिलाफ केस कर दिया था कि मैं मानहानि का दावा करता हूं। अब डिफेमेशन केस है वो। डिफेमेशन मतलब क्या है कि भाई आप किसी भी पर्सन को चाहे बोलकर, ठीक है, या फिर लिखित में कुछ ऐसा लिखो जिसके कारण दूसरे पर्सन की जो रेपुटेशन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, डिफेमेशन के नाम से जानते हैं। किसी भी पर्सन की रेपुटेशन को कम करना, चाहे आप लिखित में करो या फिर बोलकर करो, वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका डिफेमेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डिफेमेशन कहलाता है। अब डिफेमेशन है ना, वो दो प्रकार का होता है। डिफेमेशन किस होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है लाइबल और एक होता है सिलेंडर।
मतलब किसी भी पर्सन को आप दो प्रकार से उसकी रेपुटेशन को गिरा सकते हो आप, ठीक है। कैसे कैसे करके, एक तो दोस्तों आप लाइबल मतलब एल मतलब लिखित में ऐसे याद रख सकते हो, और एस मतलब स्पीक मतलब बोलकर। मतलब कि दोस्तों आप कोई ऐसी चीज लिख दो किसी भी पर्सन के खिलाफ, पिक्चर उसकी वो कर दो कि उसको क्या हो जाए दोस्तों, उसके कारण से उस पर्सन की रेपुटेशन क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए। रेपुटेशन क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम लाइबल डिफेमेशन के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे, लाइबल डिफेमेशन। लेकिन अगर किसी पर्सन के खिलाफ बोलकर आप उसकी रेपुटेशन को क्या कर रहे हो दोस्तों, गिरा रहे हो, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, सिलेंडर के नाम से जानेंगे। तो सिलेंडर मतलब स्पीक, और लाइबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिखित। तो लिखित में अगर लिखने के कारण दूसरे पर्सन की रेपुटेशन गिर रही है तो उसे हम लाइबल के नाम से जानेंगे, और अगर बोलने के कारण गिर रही है दोस्तों तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, डिफेमेशन या सिलेंडर डिफेमेशन के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डिफेमेशन समझ सकते हो। अभी मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो असोल्ट हो गया भाई, एक एक वर्ड में सुनो, धमकी देना। बैटरी का मतलब फिजिकली टच करना बिना कंसेंट के, बिना कोई जस्टिफाई किए हुए, किसी पर्सन को बांध के रखना, जाने नहीं देना, ठीक है। फॉल्स इंप्रिजनमेंट, ठीक है। रिस्ट्रेनिंग में इसमें थोड़ा सा अंतर है ना। फॉल्स इंप्रिजनमेंट का रिस्ट्रेनिंग मतलब वैसे बांध रहे हो आप, उसका पर्पज ये नहीं था कि पर्सन को बाहर नहीं जाने दे रहे हो, ठीक है। लेकिन पर्सन को आप जाने नहीं दे रहे हो, आप पर्सन को आपने रोक रखा है, तो वो चीज क्या आएगी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट आएगी, ठीक है। रिस्ट्रेंट का मतलब क्या है, मान लो कोई पेशेंट है, सीजर आया, तब आपने उसको बांधा, तो वो बांधना लगे, उसका आपका पर्पज ये नहीं था कि अभी बाहर नहीं जाए, बस सीजर चला गया फिर वो चला जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो रिस्ट्रेंट कहलाता है। उसके बारे में बात करेंगे अभी हम, तो वो ठीक है। इसके बाद डिफेमेशन का मतलब क्या हो गया, मानहानि। दो प्रकार से हो सकता है, बोलकर हो सकता है, स्पीक सिलेंडर हो गया, या लिखित लाइबल हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का क्या मीनिंग है, किसी भी पर्सन की प्राइवेसी को तोड़ना। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी मतलब किसी भी पर्सन की प्राइवेसी को तोड़ना। अब प्राइवेसी को तोड़ने का क्या मीनिंग है कि भाई कोई भी पर्सन है, आप उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स को किसी दूसरे अनऑथोराइज्ड पर्सन को देते हो, ठीक है, जिसको आपको नहीं देना चाहिए, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के नाम से जानते हैं। किसी के भी रिकॉर्ड्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, आप उनके रिकॉर्ड्स को मान लो कोई आया आपसे लेने के लिए, तो आपने वो कर दिया, ठीक है। एक बार अमेरिका के अंदर एक केस हुआ है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी से रिलेटेड। एक जो इनफर्टिलिटी जो क्लिनिक है उसके अंदर एक कपल आता है, ठीक है। वहां पर मीडिया आ जाती है, और मीडिया आने के बाद उनको क्या कर लेती है, रिकॉर्ड कर लेती है। अब मीडिया ने परमिशन किससे ली थी, हॉस्पिटल वालों से, या इनफर्टिलिटी जो क्लिनिक वाले से है ना, उनसे ली थी। अब वो जो कपल था, उन्होंने पूरी सोसाइटी में अपनी फैमिली को, किसी को नहीं बता रखा था कि हम इनफर्टिलिटी क्लिनिक में गए हैं। मीडिया में उन्होंने उनको रिकॉर्ड कर लिया, भाई वहां पर वैसे रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो जो कपल है वो भी रिकॉर्ड हो गई इनफर्टिलिटी क्लिनिक में बैठे हुए। फिर ये टीवी पे आ गया, टीवी पे सबने देखा, टीवी पे वो घर गए तो उनके घर वालों ने मान लो उनको डांटा, कुछ भी कहा, ठीक है। सोसाइटी में भी लोग उनको नज़र से देखने लग गए कि भाई ये फर्टाइल नहीं है, ये इस प्रकार से जा रहे हैं, चोरी छुपे जा रहे थे, कभी किसी से बात नहीं की, फैमिली वालों। तो वो लोग परेशान हो गए, उन्होंने है ना उससे इनफर्टिलिटी जो क्लिनिक है ना उसके खिलाफ ही केस कर दिया कि हमारा इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हुआ है। मतलब आपने हॉस्पिटल से तो परमिशन ली है, ठीक है, मीडिया ने हॉस्पिटल से परमिशन ली, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने हमसे परमिशन क्यों नहीं ली। जब हमें फिल्मिंग किया जा रहा है, हमें फिल्म किया जा रहा है, तो उस दौरान हमारे से भी परमिशन लो ना। तो दोस्तों ये किसका केस होगा, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का केस होगा, ठीक है। या ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मेडिकल जो रिकॉर्ड्स है, कोई भी पेशेंट है मान लो, वो चाहता है कि मेरे को ये डिजीज है और मैं दूसरे पर्सन को ये डिजीज नहीं हो। कोई भी पर्सन आए आप और आपने उसको रिपोर्ट दे दिया या उसको बता दिया कि भाई इस पर्सन को ये डिजीज हो रही है, बिना पर्सन के कंसेंट के, ठीक है, तो अनऑथोराइज्ड पर्सन हो गया, उसको आपने दे दिया, तो वो बात फैल गई। तो ये चीज क्या आएगी दोस्तों, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी आएगी। आप एक पर्सन की प्राइवेसी को क्या कर रहे हो, उसको तोड़ रहे हो, ब्रीच कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कहलाता है, ठीक है। अब देखो कई बार गलती से भी हम ऐसी चीजें बोल देते हैं जो हम बोलना नहीं चाहते, तो हो सकता है कि वो अनइंटेंशनल हो या इंटेंशनल हो, इसलिए इसे क्वाजी में रखा गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं आए क्वाजी, तो फिर आप उसको इंटेंशनली करके आना। मैं ये थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये हो गया इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। अनइंटेंशनल के अंदर क्या होता है दोस्तों, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस होती है। नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस एक्चुअली में एकदम सेम है, मैंने बहुत सारी बुक में पढ़ा, कुछ लोगों को मैंने देखा कि गलत भी इसमें बता रखा है इसके बारे में। एक्चुअली में दोस्तों कोई भी कंडक्ट किया जा रहा है ना, आप जो फंडामेंटल नर्सिंग सबसे अच्छी बुक है, ठीक है, पैरी पॉटर वाली बुक, उसमें भी जाके देख सकते हो, मैं वो क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जो उसमें दे रखे हैं। नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब आप नेग्लिजेंस माल प्रैक्टिस का मीनिंग क्या है पहले तो समझो, कि आप कोई भी ऐसी गलती कर रहे हो, कोई भी ऐसी गलती कर रहे हो जो उसी सिचुएशन के अंदर
दूसरा जो पर्सन है वो नहीं करता, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका नेग्लिजेंस कहलाएगा। ठीक है, आप हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि आप इंजेक्शन को गलत तरीके से लगा रहे हो, ठीक है, जो ऐसा दूसरा पर्सन नहीं लगाता, तो या फिर आपको पेशेंट की वाइटल साइन देखने थे लेकिन आपने उस टाइम पे नहीं देखे, पेशेंट को बाद में दिक्कत हो गई, तो वो सब क्या चीजें में आएंगी दोस्तों, नेग्लिजेंस या माल प्रैक्टिस के अंदर आएगा। अब सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन, एक छोटा सा डिफरेंस बताया है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, भाई कोई भी पर्सन है जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है ना, जो उसको देनी चाहिए थी, वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर आपने क्या नहीं की, प्रोवाइड नहीं की, दैट यू विल एक्सपेक्ट, जो आप एक्सपेक्ट करोगे किसी दूसरे पर्सन के द्वारा कि जो करता, मतलब एक मतलब कि जो एक अच्छा नर्स है वो उसी काम को सही तरीके से करता है, लेकिन आपने उसे गलत तरीके से किया। आपको वाइटल देखने थे 1 आवरली, आपने नहीं देखे, आपको आरबीएस चेक करना था 1 घंटे में, आपने नहीं किया, तो वो सब क्या है दोस्तों, नेग्लिजेंस है। तो वो सभी स्टैंडर्ड ऑफ केयर आपने प्रोवाइड नहीं की जो उस पेशेंट को प्रोवाइड की जाती किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, ठीक है, जो कि एक मतलब एक सफिशिएंट पर्सन होता जो काम को सही से करता, तो वो करता, वो आप नहीं कर पा रहे, तो वो क्या कहलाता है, नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस कहलाता है। अब दोनों के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस में सिर्फ इतना सा डिफरेंस दे रखा है कि नेग्लिजेंस स्टैंडर्ड ऑफ केयर है ना, उसमें कोई प्रोफेशनल पर्सन होना जरूरी नहीं है, जबकि माल प्रैक्टिस की जाती है ना, वो किस पर्सन के द्वारा की जाती है दोस्तों, प्रोफेशनल के द्वारा की जाती है। अभी इसके मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूं, अभी मैं आपको समझाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन। तो प्रोफेशनल पर्सन के द्वारा अगर की जाती है ना दोस्तों, तो उसे माल प्रैक्टिस कहते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा नहीं है, ये नहीं होता, लेकिन मैंने कई सारे ऐसे बुक में देखी है, 2 बुक मैंने फंडामेंटल की अच्छी बुक देखी थी, दोनों के अंदर यही डेफिनेशन उसमें लिख रखी थी कि माल प्रैक्टिस को हम किस में ले रहे हैं दोस्तों, आप माल प्रैक्टिस को प्रोफेशनल वे में लेंगे हम, और नेग्लिजेंस को बिना प्रोफेशनल वे में अगर हम ले रहे हैं तो इस टर्म को नेग्लिजेंस बोलेंगे, और अगर प्रोफेशनल वे में ले रहे हैं दोस्तों तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, माल प्रैक्टिस के नाम से जानेंगे। फिर भी मैं दूसरी चीज भी बता देता हूँ जो और लोग बताते हैं कि मैं नहीं चाहता कि आप मान लो वो चीज कोई 0.1% सही हो तो फिर आप कहोगे सर आपने गलत बताया, तो वो भी मैं समझा देता हूँ। वो कहते हैं कि नेग्लिजेंस का मतलब ये होता है कि आप कोई भी गलती करो लेकिन जो दूसरा जो पर्सन है ना दोस्तों, उसका हार्म उसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, उसके द्वारा उसको क्या नुकसान हुआ ये उसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी पेशेंट, आप उसको बाथिंग करवा रहे हो और आपने वहां पर गर्म पानी रख दिया, तो गर्म पानी रखने के कारण आपने उसमें हाथ, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि भाई आपके द्वारा गलती से गर्म पानी रख दिया गया, उसके कारण पेशेंट ने उसे टच किया, तो ये क्या कहलाएगा, नेग्लिजेंस कहलाएगा। और उसका जो अगर इफेक्ट भी साथ में दे रखा हो कि भाई उस गर्म पानी को टच करने के कारण जो पेशेंट है वो जल गया, तो फिर इसे हम किस नाम से जानेंगे, माल प्रैक्टिस के नाम से जानेंगे। तो नेग्लिजेंस के अंदर आपके द्वारा गलत किया हुआ कार्य जो है ना, उसका जो इफेक्ट है वो नहीं आएगा, क्योंकि माल प्रैक्टिस में आपके द्वारा जो किया गया कार्य है उसका इफेक्ट भी साथ में आएगा, ठीक है। आपने गलत इंजेक्शन लगा दिया, नेग्लिजेंस है, गलत इंजेक्शन लगाने के कारण नर्व जो है ना वो इंजर्ड हुई है, नर्व के कारण पैरालिसिस हो गया, ये भी दे रखा है साथ में, तो फिर वो क्या आएगा, माल प्रैक्टिस के अंदर आएगा। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ऑप्शन नहीं होंगे कि नेग्लिजेंस माल प्रैक्टिस दोनों होंगे, और होंगे तो वो जो डेफिनेशन है वो मैं आपको भी बताता हूं कि वो क्या क्वेश्चन आएगा। देखो देखो ये क्वेश्चन है, सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या है क्वेश्चन, कंडक्ट, कोई भी कंडक्ट दैट फॉल्स बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ केयर, मतलब आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जितना स्टैंडर्ड ऑफ केयर देना चाहिए था उससे नीचे है, वो इतना स्टैंडर्ड ऑफ केयर आपने नहीं दिया, क्या कहलाएगा। अब दोनों है इसमें, नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस, असोल्ट और बैटरी। तो यहाँ पर प्रोफेशनल नहीं दे रखा, ये क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन खुद ने बनाया है, उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, आप जाके देख सकते हो उस बुक में। तो उन्होंने इसका आंसर क्या माना है दोस्तों, नेग्लिजेंस, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल कोई वर्ड यूज नहीं किया होगा। कंडक्ट दैट फॉल्स बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ केयर, क्या कहलाएगा दोस्तों, नेग्लिजेंस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस भी अगर प्रोफेशनल वे में हो दैट बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ केयर, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, माल प्रैक्टिस के नाम से जानेंगे। कोई भी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस अगर हो रही है, ठीक है, दैट बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ केयर है दोस्तों, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, उसे हम माल प्रैक्टिस के नाम से जानेंगे। तो एक्चुअली में प्रोफेशनल नेग्लिजेंस क्या होती है, माल प्रैक्टिस होती है, दोनों है सेम ही, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस, लेकिन अगर वो प्रोफेशनल तरीके से हो रही है, आपके प्रोफेशन के कारण हो रही है दोस्तों, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, उसे हम माल प्रैक्टिस के नाम से जानेंगे। बस थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना, दोबारा से क्वेश्चन देख लो, इसके अंदर दे रखा है कि कंडक्ट दैट फॉल्स बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ केयर, ठीक है, तो वो नेग्लिजेंस हो गया। और अगर यही प्रोफेशनल रूप से होता, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस होता, या जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है दोस्तों वो फॉल्स होता, बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ केयर होता अगर, लेकिन वो कैसा होता, प्रोफेशनल होता, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, माल प्रैक्टिस के नाम से
जानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन है दोनों, मैंने जानबूझ के लाया हूं मैं ताकि आपके सारे कंफ्यूजन इससे दूर हो जाएं। अब मैं बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करवाता हूं, पहले तो इसी क्वेश्चन को करवाता हूं, फिर मैं वापस से आपको लेके आऊंगा। पहला क्या दे रखा है, द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स टू द बॉडी ऑफ अनोदर बाय ए रीजनेबल इंडिविजुअल। कोई भी एक पर्सन है दोस्तों, आप उस दूसरे पर्सन की बॉडी पे क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, आप उसको टच कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा बताओ, असोल्ट कहलाएगा या बैटरी कहलाएगा? तो आप कहोगे सर ये बैटरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा, कि आप एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगा रहे हो दूसरे पर्सन के द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, बैटरी कहलाएगा। सेकंड, अगर बाय ए रीजनेबल इंडिविजुअल के द्वारा, ठीक है, इस डेफिनेशन को और भी अच्छे से बना सकते थे वो, उन्होंने मतलब पूरा तरीके से नहीं दिया। अगर वो इसको ये और अच्छे से देते कि भाई ये क्या है, जस्टिफाइबल नहीं है। जस्टिफाइबल मतलब मान लो अब जरूरत है मुझे फोर्स की तो मैं लगाऊंगा, और नहीं जरूरत है तो, जैसे मान लो कि आपको जरूरत है कि भाई फोर्स लगाने की, ठीक है, कोई भी आप प्रोसीजर कर रहे हो, आपको फोर्स लगाने की क्या है दोस्तों, जरूरत है। पुलिंग, आपको मान लो किसी के पैर को खींचना है, पुलिंग करना है, तो वो तो आप फोर्स लगाओगे ना, तो वो फिर नॉर्मल रहेगा। लेकिन आपको लगाना नहीं था, लेकिन आप गलती से कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो, तो वो फिर क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। तो मैं समझाना चाहता हूँ वो चीज, है ना। थर्ड क्या देखिए, डूइंग समथिंग दैट ए रीजनेबल पर्सन अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस वुड नॉट डू। कोई ऐसी चीज करना जो उसकी जगह दूसरा जो पर्सन होता है ना वो नहीं करता, जो रीजनेबल पर्सन है वो नहीं करता, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका क्या कहलाएगा, नेग्लिजेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेग्लिजेंस। फोर्थ क्या देखा, एन इलीगलिटी कमिटेड अगेंस्ट द पब्लिक एंड पनिशेबल बाय द लॉ थ्रू द कोर्ट। आपने कोई भी लीगल काम किया है और उसको कोर्ट के द्वारा क्या है, वो पनिशेबल है, तो टोर्ट के अंदर नहीं है ये, टोर्ट में आगे जाके डिसाइड होगा कि भाई किया है नहीं किया, इसे हम क्राइम बोलेंगे दोस्तों, इसे हम क्या बोलेंगे, क्राइम। दिस इज नोन एज क्राइम। टोर्ट का मतलब क्या है कि भाई एक पर्सन दूसरे पर्सन की, सिर्फ यहां तक डिफाइन है टोर्ट सिर्फ यहां तक डिफाइन है कि भाई आप एक पर्सन या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, वो टोर्ट कहलाएगा। लेकिन उसको कोर्ट ने क्या कर दिया दोस्तों, पनिश भी कर दिया, तो फिर क्या कहलाएगा, क्राइम कहलाएगा। फिर क्या कहलाएगा, क्राइम कहलाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आप कोई भी लीगल काम करते हो जिसके द्वारा एक पर्सन और उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, टोर्ट कहलाएगा। लेकिन उसके कारण दोस्तों उसको क्या मिलते हैं, उसको पनिशमेंट मिलती है, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, तो फिर ये क्या कहलाता है दोस्तों, क्राइम कहलाता है। क्या कहलाता है, क्राइम। अभी भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता हूं। अब शुरू करते हैं हम हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है और आप लोग बार बार भूलते हो। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए ना उसके इतने क्वेश्चन करो कि आपको कोई एस्पेक्ट छोड़ो ही नहीं कि भाई यहाँ ये बच गया। ठीक है, तो देखो पहला क्या है आपके सामने कि द नर्स पुट्स रिस्ट्रेंट्स ऑन ए पेशेंट विदाउट द पेशेंट्स परमिशन। आपने पेशेंट को बांध दिया और पेशेंट की क्या नहीं ली दोस्तों, परमिशन भी नहीं ली, रिस्ट्रेंट है ये यहाँ पे। ठीक है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट नहीं है। फॉल्स इंप्रिजनमेंट पेशेंट को आपने रोका है आपने पेशेंट को। रिस्ट्रेंट मतलब होता है रस्सी से बांधना, टच करना, उस प्रकार से रिस्ट्रेंट होगा ये। रिस्ट्रेंट्स ऑन ए पेशेंट विदाउट द पेशेंट्स परमिशन एंड फिजिशियन ऑर्डर, मतलब भाई डॉक्टर ने भी ऑर्डर नहीं दिया, मतलब आप कोई डॉक्टर ने ऑर्डर दे रखा है तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने भी ऑर्डर नहीं दिया फिर भी आप उस पेशेंट को क्या कर रहे हो, रिस्ट्रेंट का क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। द नर्स में द गिल्टी ऑफ, तो नर्स है किस चीज की गिल्टी है दोस्तों, देखो असोल्ट की है या बैटरी की है। देखो असोल्ट के अंदर सिर्फ क्या दी जाएगी, थ्रेट दी जाएगी, जबकि बैटरी के अंदर क्या किया जाएगा दोस्तों, फिजिकली टच। अब रिस्ट्रेंट में वही तो कर रहा है, वो उसको फोर्स लगा रहा है, उसको फोर्सफुली वो कर रहा है, क्योंकि उसे नहीं करना चाहिए था। तो इस आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बैटरी हो जाएगा। नेग्लिजेंसी का मतलब वो हो गया कि भाई वो कार्य करना जो दूसरा पर्सन, जो एक रीजनेबल पर्सन है वो नहीं करता, तो क्या कहलाएगा आपका नेग्लिजेंस। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन के, किसी भी पेशेंट के आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, आप उनको बाहर वो कर रहे हो, तो वो सब क्या कहलाएगा आपका इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिलीज ऑफ ए पेशेंट्स मेडिकल इंफॉर्मेशन, एक पेशेंट की मेडिकल इंफॉर्मेशन को रिलीज करना, किसको देना, अनऑथोराइज्ड पर्सन को देना, क्या कहलाएगा, उसकी प्राइवेसी को आपने भंग कर दिया, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कहलाएगा। ठीक है, लाइबल और सिलेंडर जो है वो डिफेमेशन की टाइप है, मैंने आपको बताया था। अगर लिखित में आप किसी पर्सन को मानहानि पहुंचा रहे हो, उसकी रेपुटेशन को कम कर रहे हो, लाइबल कहलाएगा, और अगर बोलकर कर रहे हो तो सिलेंडर कहलाएगा, और कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपकी ही पोस्ट का दूसरा व्यक्ति नहीं करता, वो क्या कहलाएगा, नेग्लिजेंस कहलाएगा, और अगर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है तो वो मालप्रैक्टिस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, एक कंफ्यूज्ड पेशेंट, कंफ्यूज्ड लिखा हुआ है ना, CONFUSED है, ए कंफ्यूज्ड पेशेंट हु फेल्स आउट ऑफ द बेड। एक कंफ्यूज पेशेंट है दोस्तों, वो बेड पर से गिर जाता है, बिकॉज साइड रेल्स वर नॉट यूज्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, क्योंकि आपने क्या यूज नहीं की दोस्तों, साइड रेल यूज नहीं की। अब भाई देखो बैटरी है ना, बैटरी का मतलब तो टच करना, आपने टच नहीं किया, बस आपने टच उसका तो इसमें लेना देना ही नहीं है। ठीक है, कि भाई आप उस पेशेंट को क्या कर रहे हो दोस्तों, टच कर रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं।
असोल्ट का मतलब धमकी देना, धमकी देने वाला भी कुछ नहीं दे रखा है इसमें। डिफेमेशन का मतलब क्या है, उसकी रेपुटेशन को गिराना, वो भी कुछ नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, नेग्लिजेंस। मतलब आपकी जगह अगर दूसरा स्टाफ नर्स होता जो नोट सेट क्लियर करके अच्छे से जाता, अच्छे से मार्क्स लाता ना, वो ये नहीं करता कि साइड रेल नहीं लगाता। उस नर्स ने क्या किया, उस पेशेंट के साइड रेल नहीं लगाई, जो बेड के बगल में जो रेल्स होती हैं साइड रेल्स, वो नहीं लगाई, जिसके कारण जो पेशेंट वो नीचे गिर गया। तो ये किसका, आपने गलती की, आपने नेग्लिजेंस किया। क्या किया दोस्तों, आपने नेग्लिजेंस किया। तो इसका आंसर क्या होगा, नेग्लिजेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैंने करवा दिया आपको दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन अटेम्प्ट ऑफ थ्रीट टू टच ए पर्सन अनजस्टिफाइबली इज। कोई भी एक पर्सन है दोस्तों, उसको आप अनजस्टिफाइबल, मतलब आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, मैं उसको क्यों टच कर रहा हूं, मतलब बिना किसी काम के आप पर्सन को क्या कर रहे हो दोस्तों, टच करने की धमकी दे रहे हो, आप थ्रीट दे रहे हो, आप उसको धमकी दे रहे हो। क्या कहलाएगा बताओ, असोल्ट कहलाएगा या बैटरी कहलाएगा, भाई असोल्ट कहलाएगा, धमकी देना। अगर आप टच कर देते तो बैटरी कहलाता। ठीक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब भी, मतलब आपकी जो ड्यूटी है वो आप सही तरह से नहीं कर रहे हो, जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्रोवाइड करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हो, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि पर्सन को हार्म हो गया, नुकसान हो गया, तो क्या कहलाता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कहलाता है। ठीक है, और बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आगे मैं वैसे बताऊंगा, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये होता है कि भाई आप कोई किसी भी पर्सन ने गलती की है, मान लो किसी नर्स ने गलती की, तो उसका जो मैनेजर है ना उसकी गलती के प्रूफ दे, तो वो क्या कहलाते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ कहलाता है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ ब्रीच ऑफ ड्यूटी मेरे समझ में नहीं आ रही है। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी है ना दोस्तों, एक तरह से ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस की तरह ही है, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं भाई आपने गलती किया लेकिन उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कहलाता है। जबकि नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस करते हैं ना तो नुकसान पहुंचता है। आप कहोगे सर कि आपने तो अभी बताया कि नेग्लिजेंस में नुकसान नहीं पहुंचता और माल प्रैक्टिस में पहुंचता है, लोग तो ये कहते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा नुकसान पहुंचता नहीं है, नुकसान पहुंचता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा आपको सिर्फ इतना दिया हुआ कि भाई पानी गर्म रख दिया, तो टच करेगा तो नुकसान पहुंचेगा, नहीं करेगा तो नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो अगर नुकसान नहीं पहुंच रहा है ना दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कहलाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये तीनों, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस को आप उस रूप में लो कि नेग्लिजेंस क्या है कि भाई आप एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो जो दूसरा पर्सन करता, एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो जो दूसरा पर्सन करता, वो क्या कहलाएगा, माल प्रैक्टिस कहलाएगा। ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब अपनी ड्यूटी को सही तरह से नहीं कर रहे हो, जिसके कारण, लेकिन अभी उसके कारण, आपकी गलती के कारण, जैसे मान लो आप एब्सेंट हो, आप वो नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप आकर भाग गए, तो आपको खुद को नुकसान है, उसमें पेशेंट को कोई इतना नुकसान नहीं हो, तो वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड आता है। ठीक है, इसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ इज नोन एज। ठीक है, ये सारे लीगल टर्म्स है जो मैं लेके आया हूं। ठीक है, कुछ ऐसे लगेंगे आपको यहाँ क्यों आ रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा गए हैं जो कि इन टर्म से रिलेटेड है। कि बॉडी का एग्जामिनेशन अगर डेथ के बाद किया जाता है दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, ऑटोप्सी के नाम से हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विलफुल टचिंग ऑफ ए पर्सन। एक पर्सन को आप जानबूझकर क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो, दैट मे और मे नॉट कैन हार्म बट अनजस्टिफाइबल। आप एक पर्सन को टच कर रहे हो, उससे तो उसे नुकसान पहुंचे नहीं पहुंचे वो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अनजस्टिफाइबल है, आपको टच नहीं करना चाहिए था। तो असोल्ट का मतलब तो क्या होता है, थ्रीट देना, और बैटरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने उसको टच कर दिया है। डिफेमेशन हो गया कि मानहानि, रेपुटेशन को कम कर दिया, और फॉल्स इंप्रिजनमेंट को आपने उसको बांध के रख रखा है, जाने नहीं दे रहे हो, तो वो फॉल्स इंप्रिजनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे नए नए टर्म आएंगे, आप खुद कहोगे सर ये कहां से आ रहे हैं। द ड्यूटी ऑफ द प्रूविंग एन असर्शन सपोर्ट और क्लेम ऑफ रॉन्ग डूइंग। ठीक है, जैसे आपने गलत किया, आपके मैनेजर आपको बता रहा है, आपको मैनेजर आपका एसएन आपको बता रहा है, आपका एएनएस आपको बता रहा है कि आपने गलत किया, तो आप उसको कहोगे मुझे प्रूफ दिखाओ कि मैंने कहां गलत किया, क्या गलत किया। तो आप जो प्रूफ प्रोवाइड कर रहे हो ना, जो आपकी उस चीज की ड्यूटी है कि आप उसको प्रूफ दोगे, उसे हम किस नाम जानते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ के नाम से जानते हैं। कि भाई वो ड्यूटी जिसमें आप प्रूव करते हो कि भाई आपने जो क्लेम किया है पर्सन के खिलाफ कि वो गलत कर रहा है, तो उसके प्रूफ देना क्या कहलाता है दोस्तों, बर्डन ऑफ प्रूफ कहलाता है। कि मुझे बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोवाइड करो, आपसे क्या कहोगे, मुझे बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोवाइड करो कि मैंने क्या गलती की है, तो वो क्या कहलाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्म दैट अकर्स एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फेलियर टू फॉलो द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। ठीक है भाई, जो स्टैंडर्ड ऑफ जो केयर है, हार्म दैट अकर एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फेलियर टू फॉलो द स्टैंडर्ड ऑफ केयर है दोस्तों, वो प्रोवाइड करना है, और आप वो नहीं कर पाए जिसके कारण आपको हार्म हो रहा है, तो इसमें ना ऑप्शन चेंज करो, इसमें लिखो नेग्लिजेंस, सॉरी एक मिनट, हाँ मैं इसका आंसर आएगा ना, वो आएगा कोजेशन आएगा, मैं समझाता हूं आपको।
देखो, जो प्रोसेस है जिसके कारण आपने गलती की है, ठीक है, वो तो क्या कहलाएंगे भाई, नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस कहलाएगा। लेकिन उसके कारण जो पर्सन को सिर्फ जो नुकसान हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो दोस्तों आपने साइड रेल खड़े नहीं किए, तो उसमें आपने क्या किया भाई, नेग्लिजेंस किया कि आपने साइड रेल खड़े नहीं किया, आपको करने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों उसके कारण क्या हुआ, पेशेंट गिरा और पेशेंट को क्या हो गया, मान लो फ्रैक्चर हो गया। तो जो फ्रैक्चर जो वर्ड है ना, फ्रैक्चर जो वर्ड है वो हार्म है, नुकसान है। इस पूरी प्रोसेस में नुकसान क्या हुआ, फ्रैक्चर। तो जो फ्रैक्चर है ना वो क्या कहलाएगा दोस्तों, कोजेशन कहलाएगा। आपने पेशेंट के पास गर्म पानी रख दिया गलती से, ठीक है, गर्म पानी रखने के कारण पेशेंट ने उसको टच किया, ये जो प्रोसेस है क्या कहलाई, नेग्लिजेंस कहलाई कि आपने गलती की। लेकिन दोस्तों उसके कारण जो पेशेंट है उसने टच किया और उसको बर्न हुआ, बर्न क्या है, कोजेशन है। तो इसमें क्या कहते हैं, हार्म, मतलब वो नुकसान जो होता है किसके कारण, डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फेलियर टू फॉलो द स्टैंडर्ड केयर। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हार्म, कोई भी हार्म जो होता है दैट अकर्स ड्यू टू नेग्लिजेंस, मतलब कि नेग्लिजेंस के कारण जो हार्म होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कोजेशन के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, कोजेशन। तो कोजेशन का मतलब क्या है कि भाई माल प्रैक्टिस करने के कारण या फिर नेग्लिजेंस करने के कारण पेशेंट को जो नुकसान पहुंचा है उस नुकसान को हम किस नाम से जानेंगे, कोजेशन के नाम से जानेंगे। कोर्ट के अंदर जब वो आप लेके जाओगे उसमें लिखा हुआ रहेगा, तो उसमें कोजेशन में लिखा हुआ रहेगा पेशेंट को बर्न हुआ, पेशेंट को क्या हुआ दोस्तों, ट्रॉमा हुआ, पेशेंट को हेड इंजरी हुई, पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ। तो ये जो चीज होना, नुकसान होना क्या कहलाता है दोस्तों, कोजेशन कहलाता है। नुकसान होना क्या कहलाएगा आपका, कोजेशन कहलाएगा। नुकसान होना कोजेशन कहलाएगा। लेकिन जिसके कारण हुआ है वो क्या है, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस। जिसके कारण हुआ है, रीजन क्या है, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस। लेकिन जो नुकसान हुआ है वो क्या कहलाता है, कोजेशन कहलाता है। कंफ्यूज मत होना ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, दीज लॉज डील्स विद द रिलेशनशिप अमोंग इंडिविजुअल। मतलब कि ये जो लॉ बने हैं ना, ये दो इंडिविजुअल के बीच में क्या रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड बने हैं। तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सिविल लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है, बस याद कर लेना कि भाई ऐसे लॉ जो इंडिविजुअल की रिलेशनशिप के कारण बनते हैं उन्हें कौन से लॉ बोलते हैं, सिविल लॉ के नाम से जानते हैं। और ऐसे लॉ जो कोर्ट के डिसीजन के बाद बनते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, कॉमन लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई भी कोर्ट है उसने डिसीजन दिया, उसके बाद एक नया नियम बनाया, तो वो लॉ क्या कहलाते हैं, कॉमन लॉ कहलाते हैं। और दो इंडिविजुअल की, ठीक है, दो इंडिविजुअल हैं उनकी रिलेशनशिप से जो लॉज बनते हैं दोस्तों उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, सिविल लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बस याद कर लो, कोई काम कितना है नहीं ये। मैं चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर दो, इसलिए मैंने सब इंक्लूड किया है। कम्युनिकेशन दैट इज फॉल्स एंड रिजल्ट इन द इंजरी टू द रेपुटेशन ऑफ पर्सन। बताओ, आपने कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन किया जिसके कारण उस पर्सन की जो रेपुटेशन है वो गिर गई है, क्या बोलोगे आप इसे, डिफेमेशन बोलोगे। दिस इज नोन एज डिफेमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एग्रीमेंट बिटवीन कंपिटेंट पर्सन और सफिशिएंट कंसिडरेशन टू डू और नॉट टू डू ए लीगल एक्ट। ठीक है, आप गए दोस्तों, भाई अब दो लोगों के बीच में जो एक चीज होती है जिसके कारण वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि भाई ये चीजें करेंगे, ये नहीं करेंगे, ठीक है, ये लीगल काम किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, ये सब, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, सिंपल बात है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में, कॉम्पिटेंट पर्सन के बीच में, दो जो कॉम्पिटेंट हैं उन दोनों लोगों के बीच में ये होगा। ठीक है, किस चीज पे, इस पे सफिशिएंट कंसिडरेशन, दोनों एक दूसरे के क्या डलवाते हैं, पॉइंट डलवाते हैं, भाई ये चीज होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। ठीक है, जैसे मान लो दोस्तों मैं हूं और मैं टीएनसी में काम कर रहा हूं, तो मेरे और जो टीएनसी डायरेक्टर है उनके बीच में क्या है, मान लो लीगल एग्रीमेंट है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं आपको कहूंगा कि आप 1 साल तक काम करोगे। ठीक है, तो मैं उनको कहूँ ये पॉइंट भी डालो कि अगर आपने मेरे को 1 साल से पहले हटाया तो मैं इतने रुपए लूंगा। तो हम दोनों के बीच में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या कि अगर ऐसा हुआ तो मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। ऐसे ही वो सेम है, मैं मान लो 1 महीने के बाद ही दूसरी कोचिंग में पढ़ाने लग जाऊं तो कहेंगे तुम दूसरी कोचिंग में चले गए, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है तो मैं जा सकता हूं। तो जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं, ये चीज क्या कहलाती है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या, एग्रीमेंट होता है दो पर्सन के बीच में, कॉम्पिटेंट पर्सन के बीच में, जो कि सफिशिएंट कंसिडरेशन, दोनों की मतलब बातें रखी जाती है सफिशिएंट रूप से, टू डू और नॉट टू डू ए लीगल एक्ट, कि हम लीगल एक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो दोनों चीजें लिखते हैं, कब करूंगा कब नहीं करूंगा, तो वो चीज क्या कहलाती है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय ए पर्सन क्लेमिंग दैट लीगल राइट्स हैव बीन इंफ्रिंज्ड अपॉन। मैंने, ठीक है, अब मैं है ना, मैं मान लो कि भोजरा सर ने मेरे को हटा दिया, मान लो, या डायरेक्टर ने मुझे हटा दिया। अब मैं इसकी क्या करूंगा दोस्तों,
तो ये क्या कह रहा है, कौन सा ऐसे डॉक्यूमेंट जो मैं फाइल करूंगा, ये क्लेम करूंगा कि भाई मेरे जो राइट्स जो थे ना, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लीगल राइट लिखे हुए थे ना, वो टूट गए, वो मुझे मान लो हटा दें 1 महीने बाद ही, और मैं चाहता कि मैं 1 साल तक काम करूं, तो मैं उनके खिलाफ क्या करूंगा, कंप्लेंट करूंगा। क्या करूंगा, कंप्लेंट करूंगा। तो कंप्लेंट वो डॉक्यूमेंट है जो मैं फाइल करूंगा, वो पर्सन मतलब मैं, कंप्लेंट वो डॉक्यूमेंट है जो मैं फाइल करूंगा जो ये क्लेम करेगा कि जो मेरे राइट्स थे ना वो क्या हो गए हैं दोस्तों, तोड़ दिए गए हैं। जो मेरे राइट्स जो थे वो तोड़े गए हैं, उसके खिलाफ जो मैं डॉक्यूमेंट फाइल करूंगा उसे मैं किस नाम से जानेंगे दोस्तों, हम कंप्लेंट के नाम से जानेंगे। तो कंप्लेंट करूंगा मतलब मैं, तो यही है कि डॉक्यूमेंट्स अब मेरे राइट्स जो थे वो फाइल, वो जो इंफ्रिंगिंग हुए हैं, ठीक है, तोड़ दिए गए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कंप्लेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कोजेशन का मतलब क्या होता है, मैं समझा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। कोजेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई मेरे द्वारा की गई गलती से दूसरे पर्सन को क्या नुकसान पहुंचा। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने की थी माल प्रैक्टिस या नेग्लिजेंस, जिसके कारण जो पर्सन उसको बर्न हुआ, तो वो चीज क्या कहलाएगा, कोजेशन कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, 2 लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई हमें लीगल एक्ट करना है या नहीं करना, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। डिफेमेशन का मतलब रेपुटेशन को कम करना। नेक्स्ट क्या है, कई बार हम बोलेंगे ना तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, तो मैं अब कोशिश करूंगा हर ऑप्शन में। द एक्ट ऑफ पेनलेसली पुटिंग टू डेथ ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम एन इनक्यूरेबल और क्रोनिक पेनफुल डिजीज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मर्सी डेथ या मर्सी किलिंग। मर्सी डेथ और मर्सी किलिंग। कोई भी पर्सन दोस्तों मान लो क्रोनिक कैंसर हो रहा है, क्रोनिक डिजीज हो रही है, उसको इतना पेन होता है, वो चाहता है कि मैं मर जाऊं तो सही रहे, इसके लिए वो कोर्ट के अंदर डालता है कि भाई मुझे मार दिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। और कैसे मारा जाएगा, ऐसे तो नहीं कि उसको दर्द देके मारा जाएगा, तो उसको पीसफुल डेथ दी जाएगी। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, यूथेंसिया के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज यूथेंसिया। तो यूथेंसिया क्या है, एक ऐसा एक्ट है जिसमें पेनलेसली हम क्या करते हैं, दर्द नहीं देते, पुटिंग टू डेथ मतलब डेथ कर देते हैं उस पर्सन की, जो कि एक जो डिजीज सही नहीं हो सकती है या क्रोनिक पेनफुल डिजीज है, तो ऐसे पर्सन को हम पीसफुल डेथ दें, तो ये चीज क्या कहलाती है दोस्तों, यूथेंसिया कहलाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ऑटोप्सी मतलब मरने के बाद कोई भी पर्सन है उसकी बॉडी की हम एग्जामिनेशन करते हैं, ऑटोप्सी कहलाता है। फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मतलब किसी भी पर्सन को आप जेल की तरह रख रहे हो, मतलब बाहर नहीं जा रहे हो, फॉल्स इंप्रिजनमेंट। और इंजरी मतलब किसी पर्सन को हार्म पहुंचा रहे हो, वो इंजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अनजस्टिफाइबल डिटेंशन मतलब आप किसी पर्सन को डिटेन कर रहे हो जो कि आपके पास कोई वारंट नहीं है, उसको रोकने का कोई वो नहीं है, जो कि अनजस्टिफाइबल है, मतलब उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि मैं इसको क्यों रख रहा हूं। ऑफ ए पर्सन विदाउट लीगल वारंट, आपके पास कोई वारंट नहीं है कि मैं इसको यहाँ पर डिटेंशन करूं। जैसे मान लो कोई कैदी है, वो एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, तो आपके पास वारंट रहेगा कि भाई इसको जाने मत देना आप। लेकिन कोई नॉर्मल पर्सन है, वो जाना चाहता है, उसको मान लो डिस्चार्ज हो गया और आप करो नहीं मैं तो नहीं जाने दूंगा, मैं तो नहीं जाने दूंगा तुम्हें, ठीक है, तुम मुझे अच्छे लगते हो, नहीं जाने दूंगा। तो ये चीज क्या होगी दोस्तों, ये क्या हो जाएगी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट हो जाएगी। मतलब आप किसी भी पर्सन को क्या कर रहे हो, डिटेंशन कर रहे हो। देखो क्वेश्चन देख रहे होगे तो आपको जल्दी खुल रहा होगा आपका माइंड, तो ये फायदा होता है। जो भी टॉपिक टफ लगे उससे ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट लीगल वारंट टू कन्फाइन द पर्सन को आप क्या कर रहे हो, बांध रहे हो, कन्फाइन कर रहे हो, रोक रहे हो, तो वो चीज क्या कहलाती है दोस्तों, फॉल्स इंप्रिजनमेंट कहलाती है। ठीक है, इंटरस्टेट कॉम्पैक्ट आगे आएगा कि 2 स्टेट के बीच में कोई भी रूल बने, कोई रेगुलेशन बने, 2 स्टेट एक दूसरे से बात करें, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, इंटरस्टेट कॉम्पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी मैंने आपको बता दिया कि आप कोई गलती करो लेकिन उसे अभी तक किसी पर्सन को हार्म नहीं हो, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कहलाती है। ठीक है, और इसके बाद है दोस्तों लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपने गलती की है तो आपको फाइनेंशियल रूप से या आपको कोई भी कारण मतलब आपकी गलती है उसमें, अभी मैं इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा कि लाइबिलिटी मतलब क्या है। तो पर्सन आपके खिलाफ कोर्ट में जाएगा कि इस व्यक्ति ने मेरे गलत इंजेक्शन लगाया था जिसमें मेरे जो नर्व है दोस्तों वो इंजर्ड हुई थी, ठीक है, ये मेरे फ्रैक्चर हो गया, तो आपको आपकी क्या है, लाइबिलिटी है भाई, आपने गलती की है तो आपके खिलाफ क्या किया जाएगा, तो वो चीज क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है। आगे आएगा इसका क्वेश्चन, टेंशन मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्रीमेंट बाय ए क्लाइंट टू एक्सेप्ट ए कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। ये ऐसा एग्रीमेंट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पूरा पढ़ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो क्या बताया था मैंने कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब 2 पर्सन करते हैं उसके अंदर, ठीक है, 2 पर्सन करेंगे, ये भाई में क्या कोर्ट में जाना है या नहीं जाना, लीगल एक्ट करना है या नहीं करना। यहाँ एग्रीमेंट है बाय ए क्लाइंट मतलब एक पेशेंट के द्वारा समझो, टू एक्सेप्ट एक कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट मतलब भाई ये ट्रीटमेंट मैं दे रहा हूं, मैं उसको कह रहा हूं भाई मैं ये सर्जरी मैं आपकी ये सर्जरी करूंगा, ठीक है, तो आप उस क्लाइंट को एग्रीमेंट करवा रहे हो साइन कि भाई हम आपकी ये सर्जरी करेंगे, आप करवाओगे या नहीं करवाओगे, इसके साइन करो।
आफ्टर बीइंग प्रोवाइडेड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आप उसको सब कुछ बताओगे कि आपकी ये सर्जरी हो रही है, इसके ये रिस्क हैं, इस सर्जरी के कारण आपकी डेथ भी हो सकती है। उसके बाद पेशेंट ने सब समझ लिया, फिर पेशेंट साइन कर रहा है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, ये आप बताओ। इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहलाता है। ठीक है, देखो कोई क्वेश्चन जो चीज आपको पता है ना वो भी टफ हो सकती है, क्यों, लैंग्वेज ऐसी होती है। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट की क्या लैंग्वेज हुई कि एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें जो क्लाइंट है वो उसको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एक्सेप्ट ही कर रहा है, भाई सर्जरी हो जाएगी, हाँ ठीक है, लो साइन कर दिए। कि अब जब आप उसको हर चीज उसके बारे में बता देते हो तो ये क्या कहलाता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ हार्म। बहुत बेकार क्वेश्चन है, कोई फायदा नहीं है भाई। हार्म का एक टाइप होता है, क्या होता है दोस्तों, इंजरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैकेनिज्म यूज टू क्रिएट म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन अमोंग स्टेट। ठीक है, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, इसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट कॉम्पैक्ट। दो जो स्टेट है दोस्तों उनके बीच में अगर आप एक नियम बनाओ, एक रूल बनाओ, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इंटर स्टेट कॉम्पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, स्टेट ऑफ बीइंग रेस्पॉन्सिबल। ये सुनो, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर वंस ओब्लिगेशंस एंड एक्शंस एंड मेक फाइनेंशियल रेस्टिट्यूशन फॉर रॉन्गफुल एक्ट। मतलब अगर आपने कोई गलती की है तो उस गलती का आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। और वो दंड कैसा हो सकता है दोस्तों, वो दंड ये हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल रूप से या फिर आपको जेल भी हो सकती है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो आपको भाई, अब लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि आप है ना, आपने अगर गलती की है तो आप उसके लिए जिम्मेदार हो। लायबिलिटी मतलब वो जिम्मेदारी जो कि किसके कारण हुई है, आपकी गलती के कारण हुई है, तो वो क्या कहलाता है, आपका लायबिलिटी कहलाता है। ठीक है, अब अगर आपने गलत इंजेक्शन लगाया है, आपके कारण पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है, हेड इंजरी हुई है, तो वो चीज आप उसके प्रति क्या रहोगे दोस्तों, लायबिलिटी में रहोगे। उसके प्रति आप क्या रहोगे, लायबिलिटी में रहोगे। आपने गलती की तो आप वो कोर्ट में जाएगा, वो कहेगा कि मुझे मेरे को कंपनसेशन चाहिए। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग रेस्पॉन्सिबल, कि आप इस चीज के लिए क्या हो, रेस्पॉन्सिबल हो, कि आपने जो भी गलती की है, जो भी एक्शन आपने किया है, तो आपको क्या बन सकता है दोस्तों, फाइनेंशियल रेस्टिट्यूशन बन सकता है आपके द्वारा गलत किए हुए कार्य में। ठीक है, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, लायबिलिटी के नाम से जानेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफेमेशन बाय मींस ऑफ प्रिंट, राइटिंग और पिक्चर। कोई ऐसा डिफेमेशन, आपने किसी की रेपुटेशन को डिक्रीज किया है, लेकिन करने का जो तरीका है ना वो प्रिंटिंग के द्वारा, राइटिंग के द्वारा, पिक्चर के द्वारा, मतलब लिखित है ये। तो लिखित को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, लाइबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लाइबल और लाइबिलिटी वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लाइबल का मतलब क्या हो गया, ये टाइप ऑफ डिफेमेशन हो गया। लाइबल इज ए टाइप ऑफ डिफेमेशन, जो कि सिलेंडर एंड लाइबल दो होते हैं। स्पीकिंग करके सिलेंडर होगा और लिखित में है, ये तीनों ही लिखित के तरीके हैं। देखो, प्रिंटिंग है, राइटिंग है या पिक्चर्स है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हुआ, बोलकर नहीं हुआ, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका लाइबल डिफेमेशन। लाइबिलिटी का मतलब क्या है, आप रेस्पॉन्सिबल हो, अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आपके ऊपर क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, ये आगे आएंगे, लाइविंग बिलो प्लेंटिफ। The requirements that by law require nurses to report abuse, neglect and exploitation। भाई आप नर्स हो और आपके खिलाफ भी तो अब्यूज हो सकता है, गलती हो सकती है, मतलब आपके खिलाफ भी कोई आदमी आपको गलत बोल सकता है। ठीक है, तो अब्यूज हो सकता है या नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या आपका ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ज्यादा काम करवा रहे हैं जो नहीं करवाना चाहिए था। तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जो क्या पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है कि भाई आप प्रूफ दोगे। तो ये सब प्रूफ जो आप दोगे किस चीज के लिए, कि भाई आपके खिलाफ अब्यूजिव हुआ है, आपके खिलाफ नेग्लेक्ट हुआ है या एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम मैंडेटेड रिपोर्टर्स के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज मैंडेटेड रिपोर्टर्स, इसे हम मैंडेटेड रिपोर्टर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं हर एक वर्ड शामिल कर रहा हूँ कि जो कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। पढ़ो तो फिर पूरा पढ़ो, कोई फायदा नहीं है अगर आप आधा पढ़ते और उसी में क्वेश्चन आ जाता है। तो मैंडेट रिपोर्टर्स का मतलब क्या है दोस्तों, वो सभी रिक्वायरमेंट जो आपको कानून के द्वारा आपको जरूरत पड़ेगी, किस चीज को, कोई भी नर्सेज के खिलाफ अगर अब्यूज हुआ है, नेग्लेक्ट हुआ है या एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो जो आप प्रूफ दोगे, नर्स जो प्रूफ देगी दोस्तों क्या कहलाएगा, मैंडेट रिपोर्टर्स कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, मैंडेटेड रिपोर्टर्स। नेक्स्ट क्या है, पर्सन हु क्लेम्स दैट हिज और हर राइट्स हैव बीन इम्प्रिजन्ड और बाय वन और मोर पर्सन। देखो, तीन चीज हुई, एक आपने गलती की, ठीक है, तो आपने गलती की तो वो क्या हुआ, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस हुआ, उसके कारण पर्सन को जो हार्म हुआ। ठीक है, आपने मिस्टेक की, आपने क्या की दोस्तों, मिस्टेक की, तो मिस्टेक की वो क्या हुआ, आपकी नेग्लिजेंस था या आपका क्या था, माल प्रैक्टिस था। ऐसे मान लो उस मिस्टेक के कारण पर्सन को क्या हुआ दोस्तों, हार्म हुआ, पर्सन को क्या हुआ, उसके कारण हार्म हुआ, गलती हुई।
पर्सन को नुकसान हुआ, उसे हमने क्या नाम दिया, कोजेशन नाम दिया। पर्सन ने उसके लिए क्या किया दोस्तों, रिटर्न में दिया, वो क्या कहलाएगा, कंप्लेंट कहलाएगा, कंप्लेंट। और जो पर्सन खुद है, जो पेशेंट जो खुद है, वो क्लाइंट नहीं कहलाएगा। लीगल वर्ड के अंदर उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसे हम प्लेंटिफ के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, प्लेंटिफ के नाम से जानते हैं। कि उस पर्सन को हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, प्लेंटिफ बोलेंगे। जैसे जो पर्सन है जिसके खिलाफ, मतलब आपने मान लो गलत किसी भी पर्सन को, मान लो आपके कारण क्या हुआ दोस्तों, फ्रैक्चर हुआ है, तो जो पेशेंट है ना, वो लीगल टर्म में क्या वर्ड कहलाएंगे, हम उसके लिए प्लेंटिफ वर्ड बोलेंगे। लीगल टर्म में उसे क्या बोलेंगे, हम प्लेंटिफ बोलेंगे। कि प्लेंटिफ वो पर्सन है जो ये क्लेम कर रहा है कि उसके जो राइट्स है ना, वो क्या हुए हैं, इंफ्रिंजेंट हुए हैं एक या एक से ज्यादा पर्सन के द्वारा। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, प्लेंटिफ के नाम से जानेंगे। उसे हम किस नाम जानते हैं, प्लेंटिफ के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो गलती हुई है वो क्या कहलाएगी दोस्तों, नेग्लिजेंस। उस गलती के कारण जो नुकसान हुआ है, जैसे उसका मान लो फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, कोजेशन कहलाएगा। आपके द्वारा साइड रेल नहीं लगाई गई, साइड रेल पुट नहीं की गई, ठीक है, ये क्या है, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस है। उस पर्सन को क्या हुआ, फ्रैक्चर हुआ, ये क्या है दोस्तों, कोजेशन है। उसने रिटर्न में दिया, क्या है, कंप्लेंट है। और वो जो पर्सन खुद है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, प्लेंटिफ कहलाएगा। वो प्लेंटिफ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्लेंटिफ। वो पर्सन क्या कहलाएगा, प्लेंटिफ कहलाएगा, ठीक है, पर्सन प्लेंटिफ कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीगल रिलेशनशिप बाय विच द एम्प्लॉयर अज्यूम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्ट ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक है, ये हमारे इंडिया में तो अभी नियम ऐसा है नहीं, अमेरिका का क्वेश्चन है ये। तो इसको बोलते हैं रेस्पोंडेंट सुपीरियर। मतलब मान लो कि कोई भी चीज हॉस्पिटल के अंदर गलत लाई गई, कोई मशीन है जो सही से काम नहीं कर रही है, ठीक है, और नर्सेज ने उसकी कंप्लेन कर दी, तो लिखित में रिटर्न में आपको लिख के दे रहा है कि अगर कुछ भी होगा ना तो उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल होऊंगा। एम्प्लॉयर जो आपको जॉब दे रहा है, हॉस्पिटल जो जॉब दे रहा है, वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, रेस्पोंडेंट सुपीरियर के नाम से जानते हैं। कि भाई इसका जो रेस्पॉन्ड है वो आपके ऊपर वाले करेंगे, सुपीरियर लोग करेंगे। तो वो लीगल रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना कि भाई आप अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आप रेस्पॉन्सिबल होगे, तो वो लीगल रिलेशनशिप बाय विच एम्प्लॉयर मतलब हॉस्पिटल वाले अज्यूम करते हैं, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि गलती तो भाई आप हॉस्पिटल वाले खुद तो करेंगे नहीं, अब नर्स जो उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेगी उस दौरान होगी। तो जो खुद एम्प्लॉय जो गलती कर रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले दोस्तों, आपका एम्प्लॉयर ले। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, रेस्पोंडेंट सुपीरियर के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं, रेस्पोंडेंट सुपीरियर के नाम जानते हैं। कि नर्स के द्वारा की गई गलती के जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन हो, हॉस्पिटल वाले हो, एम्प्लॉयर हो, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, रेस्पोंडेंट सुपीरियर के नाम से हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इंक्लूड्स इनकम्पिटेंस और ग्रोस नेग्लिजेंस कन्विक्शन फॉर प्रैक्टिसिंग विदाउट ए लाइसेंस। अब दोस्तों आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आपने कोई भी काम गलत कर दिया, ठीक है, गलत करने पर आपको पुलिस पकड़ कर ले गई, बाद में पता चला कि आपके पास तो लाइसेंस ही नहीं था काम करने का, आप तो बिना, आपने नर्सिंग ही नहीं कर रखी, तो फिर उस समय ये क्या कहलाएगा दोस्तों, इसे हम कहेंगे अनप्रोफेशनल कंडक्ट। इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, अनप्रोफेशनल कंडक्ट के नाम से जानेंगे। कि आपको जो काम करने का लाइसेंस नहीं है फिर भी आप वो काम कर रहे हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, अनप्रोफेशनल कंडक्ट के नाम से हम उसे जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, अनप्रोफेशनल कंडक्ट के नाम से जानते हैं। एक बार मैं दोबारा से जल्दी जल्दी इनको सबको एक एक क्वेश्चन को रिवाइज करवाऊंगा, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएंगे सारे और आपको समझ में भी आ जाएगा ये क्या है। तो एक बार जल्दी जल्दी सारे सुन लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुन लो। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें क्या दे रखा है कि आप किसी भी व्यक्ति को क्या कर रहे हो दोस्तों, टच कर रहे हो, ठीक है, टच कर रहे हो उसके बिना परमिशन के, जो कि जस्टिफाइबल नहीं है, क्या कहलाएगा दोस्तों, बैटरी कहलाएगा। ठीक है, कोई भी पर्सन है दोस्तों उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स को आप अनऑथोराइज्ड पर्सन को दे रहे हो, क्या कहलाएगा, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कहलाएगा। ठीक है, एक पर्सन है दोस्तों, एक कंफ्यूज्ड क्लाइंट था और वो बेड से गिर गया, उसमें आपकी गलती थी कि आपने साइड रेल नहीं लगाया, तो वो गलती क्या कहलाएगी, नेग्लिजेंस कहलाएगी। ठीक है, ऐसे कंडक्ट जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर से नीचे आते हैं क्या कहलाएगा, नेग्लिजेंस, और अगर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है तो वो क्या कहलाएगा, माल प्रैक्टिस कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक ऐसा अटेम्प्ट, किसी आपको धमकी दे रहे हो तो धमकी देना क्या कहलाएगा, असोल्ट कहलाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना, ए और बी, असोल्ट और बैटरी। ए मतलब पहले धमकी दोगे फिर काम करोगे, तो ए पहले आएगा बी बाद में आएगा। असोल्ट मतलब धमकी देना, बी मतलब काम करना। ठीक है, तो ये ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। नेक्स्ट क्या, एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी ऑफ डेथ के बाद एग्जामिनेशन करना क्या कहलाता है, ऑटोप्सी कहलाता है। किसी भी पर्सन को दोस्तों आप जानबूझकर टच कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, अनजस्टिफाइबल है, क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों कि ये आपकी ड्यूटी है कि भाई किसी ने गलत किया है और आपको उसको प्रूफ देना है, तो वो क्या कहलाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ कहलाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कोई भी नुकसान जो आपकी गलती के कारण पहुंचता है, नेग्लिजेंस या माल प्रैक्टिस के कारण पहुंचता है, वो क्या कहलाता है, आपका कॉजेशन कहलाता है। ठीक है, ऐसे लॉज जो इंडिविजुअल की रिलेशनशिप से बनते हैं, डील्स करते हैं, सिविल लॉ कहलाएंगे, और ऐसे लॉज जो डिसीजन के बाद बनते हैं, कोर्ट के कॉमन लॉ कहलाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन जिसके कारण दोस्तों जो पर्सन है उसकी जो रेपुटेशन है उसको नुकसान पहुंचा है, उसे हम किस नाम से जानेंगे, डिफेमेशन के नाम से जानेंगे। एक ऐसा एग्रीमेंट जो दो पर्सन के बीच में बनता है, ठीक है, दो पर्सन के बीच में बनता है कि भाई हमें कोर्ट में जाना या नहीं जाना, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानेंगे। इसके बाद दोस्तों एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो फाइल्ड करता है, एक पर्सन ये क्लेम करता है कि मेरे जो राइट्स हैं वो तोड़े गए हैं, जो मेरा राइट था, मुझे ये मिलना चाहिए था, ये नहीं मिल रहा, ये करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, तो दोस्तों उसे हम किस नाम से जानेंगे, कंप्लेंट के नाम से जानेंगे। उसे हम किस नाम से जानेंगे, कंप्लेंट के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई कोई भी चीज, कोई भी पर्सन है उसको हम अगर मर्सीफुल डेथ दे रहे हैं, पीसफुल डेथ दे रहे हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, यूथेनेसिया के नाम से जानते हैं। ऐसे पर्सन जिनकी डिसीजन है तो सही हो सकती है, तो उसके लिए कोर्ट से क्या लेना पड़ता है, ऑर्डर लेना पड़ता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, यूथेनेसिया के नाम से जानते हैं। अनजस्टिफाइबल, आप किसी भी पर्सन को आप उसको रोक रहे हो, रिटेन कर रहे हो, जो आपके पास क्या है, लीगल वारंट नहीं है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट कहलाता है। एग्रीमेंट बाय ए क्लाइंट टू एक्सेप्ट ए कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट आफ्टर बीइंग प्रोवाइडेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। भाई कोई भी पर्सन है वो सहमति दे रहा है इस चीज की कि हाँ ये ट्रीटमेंट मैं ले लूंगा, जब आपने उसको सब कुछ समझा दिया, तो इसे हम किस नाम जानेंगे, इन्फॉर्म्ड कंसेंट के नाम से जानेंगे। हार्म का एक टाइप क्या होता है, इंजरी होता है, कोई कम कुछ नहीं है ये वाला। दो स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप आती है वो इंटरस्टेट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर वंस ऑब्लिगेशन, मतलब आप पेशेंट के प्रति लाइबिलिटी है आपकी, अगर आपने गलती की है तो आपको भुगतना पड़ेगा, तो ये क्या कहलाता है, लाइबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, डिफेमेशन अगर लिखित में किया गया है, पिक्चर देके किया गया है, प्रिंट करके किया गया है, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, लाइबल के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ऐसी सभी रिक्वायरमेंट्स जो एक लो, जब एक नर्स है वो रिपोर्ट करेगी भाई अब्यूज हुआ है, नेग्लेक्ट हुआ है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, मैंडेट रिपोर्टर्स के नाम से जानते हैं। पर्सन वो क्लेम करता है कि भाई मेरे राइट तोड़े गए हैं, उस पेशेंट को हम किस नाम से जानेंगे, प्लेंटिव के नाम से जानेंगे। पी फॉर पेशेंट, पी फॉर प्लेंटिव, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लीगल रिलेशनशिप है कि भाई आपका जो एम्प्लॉयर है, जो हॉस्पिटल वाला है, वो कह रहा है कि ठीक है कोई गलती होगी तो मैं रेस्पॉन्सिबल रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम इस रूल को हम किस नाम से जानते हैं, रेस्पोंडेंट सुपीरियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनकम्पिटेंस मतलब कोई भी आपने गलती की है दोस्तों, लेकिन आपने पास कोई लाइसेंस नहीं था, तभी क्या कहलाएगा, अनप्रोफेशनल कंडक्ट कहलाता है। मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करवा दिए, मुझे नहीं लगता कि अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन रहना चाहिए, शायद अब तो कोई कंफ्यूजन रहना भी नहीं चाहिए। तो एक बार वापस से हम आते हैं इस पे, हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन एक नहीं है, मैंने आपको 25-26 क्वेश्चन करवा दिए होंगे टोटल। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है कि टोर्ट क्या है, तो टोर्ट मैंने बता दिया, कोई भी इलीगल किया हुआ काम जो एक पर्सन उसकी प्रॉपर्टी, एक पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ क्या पहुंचाता है दोस्तों, नुकसान पहुंचाता है या इलीगल रूप से किया जाता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उसे हम टोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो टोर्ट एक इलीगल रूप से कमिटेड एक्शन है जो किसी पर्सन और उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ किया जाता है, किसी पर्सन और उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ किया जाता है, किसी पर्सन उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो है, एक क्लाइंट इज प्लेस्ड ऑन स्ट्रेचर। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, सेम ये। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको आपने स्ट्रेचर पर प्लेस किया एंड रिस्ट्रेन्ड विद स्ट्रैप्स व्हाइल बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द एक्सरे डिपार्टमेंट। ठीक है, आपने उसको बांध दिया, रिस्ट्रेन कर दिया कि भाई वो गिरे नहीं, उसके लिए ऐसे मान लो ये स्ट्रैप ब्रेक, लेकिन आपने जब बांधा उस क्लाइंट को, आप एक्सरे के लिए लेके जा रहे थे, ठीक है, आपने स्ट्रेचर पे पुट किया, लेकिन वो स्ट्रैप क्या हो गई दोस्तों, टूट गई एंड द क्लाइंट फॉल्स टू द फ्लोर। अब पेशेंट क्या हो गया दोस्तों, गिर गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये आज। सस्टेनिंग ए फ्रैक्चर्ड आर्म, क्लाइंट को क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। एक पेशेंट था, एक्सरे के लिए लेके जा रहे थे आप उसे, आपने उसको रिस्ट्रेन किया, जरूरत थी वहां पर, वो कोई गलत नहीं है। ठीक है, रिस्ट्रेन करने के बाद क्या हुआ, वो जो स्ट्रैप थी वो टूट गई, और टूटने से पेशेंट गिर गया, और गिरने से पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया।
लेटर द क्लाइंट सोज, बाद में क्लाइंट उस स्ट्रैप को लेके आता है मैनेजर के पास, या उसके अटेंडर आते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे तो क्लाइंट ही दे रखा है, वो कहता है कि ये देखो ये रस्सी थी, ये पहले से ही क्या है बोरन थी, ये फटी हुई थी, स्टैंडर्ड उसका सही नहीं था, और उसी जगह से मेरे को बांधा गया था जहां से ये क्या हो रही थी दोस्तों, फट रही थी। लेटर द क्लाइंट शोज द स्ट्रैप्स टू द नर्स मैनेजर, ये कहता है सी द स्ट्रैप इज बोर्न, ठीक है, स्ट्रैप जो है वो यहाँ वियर की सेकंड फॉर्म बोर्न होती है, लेकिन यहाँ पर ये इस वे में देना चाह रहा है कि जो स्ट्रैप है दोस्तों वो क्या है, फटी हुई थी। जस्ट एट द स्पॉट, उसी स्पॉट पे वेयर इट इज स्नैप्ड, जहां पर ये बांधी गई थी ना उसी जगह पे फटी हुई थी, इसके कारण ये टूटी है। व्हाट इज द नर्स अकाउंटेबिलिटी रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, अब बताओ कि नर्स की क्या अकाउंटेबिलिटी रहेगी, नर्स की लाइबिलिटी है या नहीं है, ये है इसमें लाइबिलिटी का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि अकाउंटेबल है ये लॉज के कानून के अनुसार, तो है या नहीं है। सिंपल सा वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। एक पेशेंट था, स्ट्रेचर पे उसको लेके जा रहे थे, उसको बांधा गया था, जैसे बांधा गया उसको, वो टूट गई रस्सी, टूटने के कारण पेशेंट गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, वो आपके सीनियर के पास गया, जाके दिखाया मेरे को उसी जगह से बांधा हुआ है जहां से ये टूटी है, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन में। पहला क्या दे रखा है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी लॉ सूट, आपके खिलाफ कोई भी कानून काम नहीं करेगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ द रेस्पोंडेंट सुपीरियर, क्योंकि यहाँ पर जो कानून काम करेगा वो रेस्पोंडेंट सुपीरियर का काम करेगा। रेस्पोंडेंट सुपीरियर वो रिलेशनशिप है आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में दोस्तों, जिसमें क्या होगा कि वो एग्रीमेंट बनेगा, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, न कोई आपको दे रखा है ऐसा। क्यों? क्योंकि नर्स का ये काम है दोस्तों, अगर कोई भी चीज गलत है ना और उसको यूज कर रही है तो यूज करने से पहले चेक जरूर करेगी। अब वो जो स्ट्रैप जो उसने यूज की थी उसको उसे पेशेंट के बांधने से पहले उसको क्या करना चाहिए था, चेक करना चाहिए था। तो सिर्फ एम्प्लॉयर है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, ये बात सही है, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई ऐसी रिलेशनशिप बनी नहीं कि उसे रेस्पोंडेंट सुपीरियर का कानून लगेगा। दोनों है रेस्पॉन्सिबल, ये बात ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट जो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन नर्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो काम नहीं कर रहे हैं ना उन इंस्ट्रूमेंट का वो यूज करने से पहले उसको चेक करे कि भाई काम कर रहे हैं या नहीं करे, अगर नहीं करे तो नहीं करे यूज, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सेकंड में तो टोटली रेस्पॉन्सिबल दे दिया, भाई टोटली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्वियस नेग्लिजेंस, कि नर्स की नेग्लिजेंस थी पूरी रूप से रेस्पॉन्सिबल था बिकॉज ऑफ फेलियर टू रिपोर्ट डिफेक्टिव इक्विपमेंट, कि उसने जो डिफेक्टिव जो इक्विपमेंट्स था दोस्तों उसको क्या नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया। एक्चुअली में दोनों ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसके लिए एम्प्लॉयर भी रेस्पॉन्सिबल होगा और एम्प्लॉय भी, क्योंकि अब जो उसको मिला वही उसने यूज किया, तो रेस्पॉन्सिबल दोनों रहेंगे यहाँ पे, एम्प्लॉयर भी रहेगा और एम्प्लॉय भी रहेगा, तो टोटली रेस्पॉन्सिबल गलत है। ठीक है, इसमें देखा लाइबल है, हाँ लाइबल तो वो रहेगी भाई, उसके खिलाफ भी तो कानून काम करेगा ना। अलोंग विद द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, दोनों रेस्पॉन्सिबल होंगे दोस्तों यहाँ पे। लाइबल अलोंग विद एम्प्लॉयर्स फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स और यूज ऑफ डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स दैट हार्म द क्लाइंट, क्योंकि यहां पर भाई हॉस्पिटल के खिलाफ भी केस होगा जो आपको जॉब दे रहा है एम्प्लॉयर, और नर्स के खिलाफ भी। क्यों? वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट रख क्यों रहा है, और वो रख रहा है तो नर्स ने उनका यूज क्यों किया, उसको यूज करना ही नहीं चाहिए था। तो इसलिए दोनों इसके लिए क्या होंगे दोस्तों, रेस्पॉन्सिबल होंगे, बोथ विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो नर्स तो रहेगी लाइबल, साथ में कौन रहेगा, एम्प्लॉयर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इक्विपमेंट्स जो थे वो डिफेक्टिव थे, लेकिन नर्स ने उनका क्या किया दोस्तों, यूज किया, जिसके कारण जो क्लाइंट है उसको क्या पहुंचा दोस्तों, नुकसान पहुंचा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा, थर्ड आएगा। फोर्थ दे रखा है एक्सोनरेटेड होगा बिकॉज ओनली द हॉस्पिटल एज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, के नर्स नहीं होगी, नर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कौन रहेगा, हॉस्पिटल रहेगा, क्योंकि वही एम्प्लॉयर है, वही रेस्पॉन्सिबल है क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। भाई क्वालिटी एंड मेंटेनेंस के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन यूज करने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, नर्स। नर्स ने उसको बांधा ही उस जगह से था जहां से वो फटा हुआ था, तो ये नर्स की भी गलती है कि उसने डिफेक्टेड जो इक्विपमेंट्स उनका क्या किया दोस्तों, यूज किया। तो इसलिए दोनों इसके लिए क्या होंगे दोस्तों, रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये इसका जो राइट जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। तो इसमें लिख लो, देखो अगर किसी डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के कारण अगर किसी डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के कारण पेशेंट को हार्म होता है, तो इसके लिए दोनों एम्प्लॉयर एंड नर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे। अब रेस्पॉन्सिबल टर्म को बोलते हैं लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आज के में। आपको ऐसी सिचुएशन देंगे, आपको हर जगह ये लगेगा कि नर्स की बेचारी की क्या गलती है,
और हर क्वेश्चन के अंदर वो बताएगा कि भाई नर्स की ही गलती है, हर जगह आपको यही दिखेगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका दिमाग हिला देगा। आप सोचोगे कि सर ये क्या है, ये चीज़ हम कैसे रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको लास्ट में पता लगेगा कि भाई इसमें भी बताएंगे कि ऐसे कानून बने हुए हैं कि सब चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबली कौन है, नर्स है। देखो ये क्वेश्चन सुनो आप। ए 2-year-old चाइल्ड, एक 2 साल का बच्चा है जो एडमिटेड होता है विद द डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोनिया। एक 2 साल का बच्चा है दोस्तों, न्यूमोनिया के लिए वो क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है। वाज एडमिटेड, उसको एडमिनिस्टर किया गया, वाज एडमिनिस्टर्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, बच्चे को एंटीबायोटिक्स दी गई, साथ में फ्लूइड दिया गया, साथ में ऑक्सीजन दी गई। द चाइल्ड्स टेम्परेचर इंक्रीज्ड अंटिल इट रीच्ड 103 डिग्री फारेनहाइट। बच्चे का टेम्परेचर बढ़ता रहा और कब तक पहुंच गया, 103 डिग्री फारेनहाइट तक वो पहुंच गया। व्हेन नोटिफाइड, जब नोटिफाई किया गया किसको, डॉक्टर को, किसको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिटरमाइंड दैट देयर वाज नो नीड टू चेंज ट्रीटमेंट। तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है ना दोस्तों, उसने कहा कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, उसने 103 बताया कि सर इसको 103 डिग्री का बुखार है, उस बच्चे को बेड नंबर 2 के ऊपर लेटा हुआ है, नहीं नहीं कोई कुछ करने की दिक्कत जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने ये कह दिया। इवन तो फिर भी द चाइल्ड हैड ए हिस्ट्री ऑफ फेब्रिल सीजर, जबकि जो बच्चा है ना उसको फेब्रिल सीजर की हिस्ट्री थी, फीवर के साथ उसको क्या आ जाते हैं, सीजर आ जाते हैं, इसकी हिस्ट्री थी। उसके बाद भी एससीपी ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। Although concerned, the nurse took no further action, लेकिन नर्स ने कुछ नहीं किया, उसने कह दिया ठीक है, नर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया, कहते ठीक है। तो बाद में लेटर द चाइल्ड हैड ए सीजर, बाद में बच्चे को सीजर आ गया जिसके कारण उसको कोई भी न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट हो गया। ठीक है, कोई भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इंपेयरमेंट हो गया, पैरालिसिस हो गया, कुछ भी हो गया, आप कुछ भी मान सकते हो इसमें। अब कह रहे कि लीगली हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड इंजरी। अब बताओ कि इस इंजरी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा। देखो बिल्कुल सिंपल है, एक बच्चा था, न्यूमोनिया का था, 2 साल का बच्चा है। ठीक है, वो एडमिट होता है, आपने एंटीबायोटिक्स दी, उसको ट्रीटमेंट दिया, आईवी फ्लूइड दिया, ऑक्सीजन दिया, उसको फीवर आया, 103 उसका बुखार आया। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने जाके बोला कि सर इसको 103 बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने कहा छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं करना। बाद में आपने भी कुछ नहीं किया, न आपने किसी को कहा, न आपने डॉक्टर से कुछ पूछा, आप आ गए, भाई डॉक्टर ने कह दिया तो मैं कौन हूं। आने के बाद बच्चे को सीजर आ गए, सीजर आने के बाद में बच्चा जो है दोस्तों उसको कोई भी इंपेयरमेंट हो गया, जो कि न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट हो गया। अब ये पूछ रहा है कि इसमें कौन रेस्पॉन्सिबल होगा। मान लो कि उसके पेरेंट्स कोर्ट में चले गए। अब उसके पेरेंट्स अगर कोर्ट में चले गए दोस्तों क्या होगा वो देख। पहला दे रखा है हेल्थ केयर प्रोवाइडर रेस्पॉन्सिबल होगा बिकॉज दिस डिसीजन टुक ए प्रेसिडेंस ओवर द नर्सेज कंसर्न। क्यों? क्योंकि हमारा जो नर्सेज जो डिसीजन लेंगी ना, उससे पहले किसका डिसीजन आएगा दोस्तों, हेल्थ केयर प्रोवाइडर का डिसीजन आएगा। ये गलत दे रखा है, ये क्या उन्होंने क्या माना, ये गलत है, मैं बताऊंगा क्यों। सेकंड दे रखा है हेल्थ केयर प्रोवाइडर रेस्पॉन्सिबल होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ द टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चाइल्ड हेल्थ एंड ट्रीटमेंट रेजिमेंट। भाई डॉक्टर ही रेस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि सारे की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डॉक्टर की है। थर्ड क्या दे रखा है कि नर्स होगी रेस्पॉन्सिबल बिकॉज फेलियर टू फर्दर क्वेश्चन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द चाइल्ड स्टेटस प्लेस्ड द चाइल्ड एट रिस्क। भाई कह रहे नर्स रेस्पॉन्सिबल होगी, क्यों? क्योंकि जब उसने मना किया ना कि इसके कुछ नहीं होगा, तो नर्स ने आगे कुछ क्यों नहीं किया, जबकि नर्स को पता था कि इस क्लाइंट को क्या है, फेब्रिल सीजर हैं। फिर भी नर्स ने क्यों नहीं कहा कि सर इसको फेब्रिल सीजर आ सकते हैं, आप इसको क्यों नहीं लिख रहे हो, आगे भी कोई किसी को क्यों नहीं कहा, अपने नर्स मैनेजर को क्यों नहीं कहा। तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगी, नर्स रेस्पॉन्सिबल होगी। चौथा क्या तरह का, नाइदर, कोई नहीं होगा दोनों में से। भाई हाई फीवर आता रहता है बच्चों में, हाई फीवर आर कॉमन इन चाइल्ड एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैड लिटिल कॉज फॉर कंसर्न। इसमें कोई चिंता करने की कोई जरूरत थी नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का जो राइट जो आंसर जो माना है ना उन्होंने, मुझे पता है आप लोगों को सबको इसको सुन के गुस्सा आएगा, लेकिन इसका राइट आंसर नर्स ही होगा कि नर्स बिकॉज फेलियर टू फर्दर। उसने कहा है कि भाई जब नर्स को पता था कि उस क्लाइंट को फेब्रिल सीजर है तो उसने इसे आगे रिपोर्ट क्यों नहीं किया। ठीक है, अब आपको गुस्सा आ रहा होगा कि यार हर चीज के लिए नर्स ही रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसका आंसर यही माना गया है। ठीक है, अब जो आपके मन में वो मेरे भी मन में, बट इसमें कुछ कर नहीं सकते हम। तो इसके लिए नर्स रेस्पॉन्सिबल है कि उसको आगे क्वेश्चन करना चाहिए था। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई डॉक्टर कोई भी ट्रीटमेंट लिखे तो आपको हर में क्या करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन करना पड़ेगा, सर ये क्यों नहीं लिखा, ये क्यों लिखा है, इसको ये भी दो आप उसको। ठीक है, तो उन्होंने तो यही माना है कि इसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होगी, नर्स रेस्पॉन्सिबल होगी। क्यों? क्योंकि जो नर्स ने आगे क्वेश्चन क्यों नहीं किया उससे, भाई कि इसको फेब्रिल सीजर है, 103 इसको बुखार है, आप क्यों नहीं लिख रहे कुछ भी, अपने इंचार्ज को कंप्लेन क्यों नहीं की, उसने आगे कंप्लेन क्यों नहीं की। तो इसके लिए उन्होंने किसको रेस्पॉन्सिबल माना है दोस्तों, नर्स को रेस्पॉन्सिबल माना है।
पहला ऑप्शन दे रखा था भाई डॉक्टर को रेस्पॉन्सिबल माना है कि उसका, लेकिन ये चीज नहीं है। डिसीजन जो है दोस्तों वो दोनों के लिए कंसेबल है, पेशेंट जो है वो दोनों का है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप उसका होगा। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को माना है, लेकिन इसमें जो रीजन जो दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ किसका डिसीजन माना जाता है, डॉक्टर का माना जाएगा। तो ये चीज गलत है, हम गलत चीज है। डॉक्टर तो मान लो कोई भी चीज है दोस्तों, IM है इंजेक्शन, सिर्फ IM लग सकता है और आप उसने उसको आई भी लिख दिया, तो आप ऐसे थोड़ी कहोगे डॉक्टर ने लिख दिया मैं तो लगाऊंगा और पेशेंट की डेथ हो गई, तो आप उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो गए। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सेकंड क्या देखा दोस्तों, हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज ऑफ टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी। टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की अलग अलग है, डॉक्टर की अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ये भी गलत है। और दोनों नहीं होंगे तो बिल्कुल गलत बात है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नर्स होगा। क्यों? क्योंकि नर्स ने जो उस हेल्थ केयर प्रोवाइडर से फर्दर क्वेश्चन क्यों नहीं किया। तो लिख लो इसे। अगर सिंपल वर्ड में लिखा देता हूं, अगर किसी पेशेंट को फेब्राइल सीजर आता है, फेब्राइल सीजर आता है और नर्स इसे डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है तथा डॉक्टर कहता है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर कहता है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और नर्स डॉक्टर से कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं करती, इसको स्क्रीनशॉट लो एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं करती तथा बाद में बच्चे को सीजर आ जाता है तो इसमें फर्दर क्वेश्चन न करने के कारण नर्स को गिल्टी माना जाएगा। एक्चुअली इसमें गिल्टी तो दोनों ही है, डॉक्टर भी गिल्टी है, इसमें नर्स की भी गिल्टी है। डॉक्टर को भी इतना पता होना चाहिए भाई फेब्रुअरी सीजर है तो उसको ट्रीटमेंट लिखना जरूरी है, और नर्स की भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उसको फर्दर क्वेश्चन करना चाहिए था। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था, बोथ SCP एंड नर्स। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो क्या है दोस्तों, ए ग्रेजुएट नर्स इज प्रिपेयरिंग टू अप्लाई टू द स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग फॉर लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज ए रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नर्स। ठीक है, आप हॉस्पिटल के अंदर काम करने से पहले आपको RN RM सर्टिफिकेट चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो बस इसमें यही बता रखा है कि भाई आपने जैसे ग्रेजुएशन कर ली, मान लो BSc नर्सिंग कर ली, तो उसके बाद आप RNC के अंदर, जैसे राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग है, DNC है, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल है, तो उसमें आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो किस चीज़ के लिए कि भाई आपको एक सर्टिफिकेट मिले, लाइसेंस मिले। तो वो लाइसेंस ही तो है, जो रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है आपका, वो आपका क्या है दोस्तों, लाइसेंस है कि आप काम कर सकते हो, है ना। बोट ग्रुप प्राइमरली इज प्रोटेक्टेड अंडर द रेगुलेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। बताओ कि उससे जो RN RM आपका जो सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उससे किसको फायदा होगा। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि पब्लिक को फायदा होगा, भाई ये नियम बनाया किसके लिए गया है। दूसरा है प्रैक्टिस नर्स के लिए फायदा होगा। तीसरा जो आपको हॉस्पिटल में आप जाओगे भाई, आप उनको दिखाओगे तो कहेंगे हाँ ये काम कर सकता है, तो जो आपके एम्प्लॉय जो एजेंसीज हैं उनको फायदा होगा। और फोर्थ जो है दो पीपल विद हेल्थ प्रॉब्लम, सिर्फ उनको फायदा होगा जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये बात सही है कि नर्स को भी फायदा होता है, एम्प्लॉइंग एजेंसी को भी इसको फायदा होता है और हेल्थ प्रॉब्लम की, लेकिन मेन जो टारगेट है ना दोस्तों, वो सब लोग हैं, मतलब पूरी पब्लिक जो है ना, उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ताकि क्या हो कि भाई कोई भी अनप्रोफेशनल कंडक्ट नहीं हो, आप ऐसा काम नहीं हो जिसके कारण क्या हो दोस्तों, पब्लिक को क्या पहुंचे, नुकसान पहुंचे। तो उस पब्लिक के अंदर अब सब शामिल हो जाएंगे, उसमें नर्सेज भी शामिल होंगे, एम्प्लॉयर भी शामिल होंगे और पीपल विद हेल्थ प्रॉब्लम भी शामिल होंगे। तो ये तीनों भी सही हैं, लेकिन इसके अंदर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट जो आंसर होगा दोस्तों, वो इसका क्या होगा,
पब्लिक होगा। बेस्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, पब्लिक होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रीजन ये है कि पब्लिक उससे क्या होगी दोस्तों, प्रोटेक्ट होगी। तो लिख लो, देखो स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग काउंसिल, स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग काउंसिल का लाइसेंस सर्टिफिकेट, ब्रैकेट में लिख लो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये वही क्वेश्चन है जिसको मैंने उसमें डाला था टेलीग्राम ग्रुप पे, ज्यादातर बच्चों का गलत था इसमें आंसर। तो लाइसेंस सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का सबसे अधिक फायदा पब्लिक होता है। वैसे इसमें लिख लो सबसे अधिक फायदा पब्लिक को होता है, सबसे अधिक फायदा पब्लिक को होता है। इसका सबसे अधिक फायदा किसको होता है दोस्तों, पब्लिक को होता है, ठीक है, उनके लिए बनाया जाता है वो। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने क्या है कि एक क्लाइंट विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज, देखो सारे क्वेश्चन आज अच्छे हैं। एक क्लाइंट है दोस्तों कोरोनरी आर्टरी डिजीज का है, हैज ए सडन एपिसोड ऑफ साइनोसिस, एकदम से उसको क्या हुआ, साइनोसिस हो गया, एंड चेंज इन रेस्पिरेशन, और उसके रेस्पिरेशन क्या हुआ दोस्तों, चेंज हुआ। द नर्स स्टार्ट्स ऑक्सीजन, जो नर्स है दोस्तों वो ऑक्सीजन स्टार्ट करती है एडमिनिस्ट्रेशन करना। इमीडिएटली लीगली शुड द नर्स हैव एडमिनिस्ट्रेटेड द ऑक्सीजन। देखो कितना बड़ा कंफ्यूजन है ये हमेशा कंफ्यूजन होता है कि सर हम ऑक्सीजन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, क्योंकि एक बात ये भी मान जाती है कि ऑक्सीजन इज ऑल्सो ए ड्रग, कि ऑक्सीजन भी एक ड्रग है। तो दोस्तों क्या जो नर्सेज हैं वो ऑक्सीजन को लगा सकती हैं या नहीं लगा सकती, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, ये इसके बारे में पूछ रहा है, क्योंकि सबका क्या रहता है, डाउट रहता है। अब इस क्वेश्चन में यही है, पेशेंट को कंडीशन ऐसी हो गई थी कि पेशेंट साइनोसिस में जा रहा था और उसके जो रेस्पिरेशन है वो भी चेंज हो गया था। अब क्या किया उसने, नर्स ने ऑक्सीजन लगा दी। अभी पूछ रहा है कि भाई ये काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, लीगली ये काम सही है या नहीं है। पहला क्या दे रखा है, द ऑक्सीजन हैड नॉट बीन ऑर्डर्ड एंड देयरफॉर शुड नॉट हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, कि ऑक्सीजन जो है दोस्तों वो ऑर्डर नहीं की गई थी और जो इसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, तो बिल्कुल गलत है। सेकंड दे रखा है द सिम्टम्स वर टू वैग्यू फॉर द नर्स टू डिटरमाइन ए नीड फॉर एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ठीक है, कि भाई जो सिम्टम्स थे ये इतने ज्यादा थे नर्स के लिए ये डिटरमाइन करने के लिए कि भाई जो ऑक्सीजन की जो नीड है या नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या देखा, द नर्स ऑब्जर्वेशंस वर सफिशिएंट, नर्स के जो ऑब्जर्वेशंस थे वो क्या थे, सफिशिएंट थे, और देयरफॉर ऑक्सीजन शुड हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, और उसे ऑक्सीजन लगा देनी चाहिए थी। फोर्थ क्या देखा था, हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड हैव बीन कॉल्ड, कि भाई डॉक्टर को बुलाना चाहिए था ऑक्सीजन के एडमिनिस्टर करने से पहले। तो दोस्तों इसके बारे में ये बताया गया कि कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन हो और जो नर्स है दोस्तों उसके ऑब्जर्वेशंस क्या होने चाहिए दोस्तों, सफिशिएंट होने चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस क्या होनी चाहिए नर्स के लिए, सफिशिएंट होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा हो, जैसे इसमें दे रखा है वही ऑब्जर्वेशन टू वैग्यू, बहुत ज्यादा हो नहीं। नर्स को ऐसा लगे कि हाँ ये इतने इसके सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसको साइनोसिस आ रहा है, ये मेरे लिए क्या है, सफिशिएंट है और मैं ऑक्सीजन लगा सकती हूँ। तो इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर, ठीक है, ऐसी जो ड्रग्स हैं वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम दे सकते हैं। तो ये इसका राइट जो आंसर आएगा वो थर्ड होगा, कि लीगली जो नर्स है ना दोस्तों उसको क्या है, ये राइट है। क्यों, उसने जो ऑब्जर्वेशन अगर उसको लगे कि ये सफिशिएंट है तो उस कंडीशन के अंदर जो नर्स है दोस्तों वो ऑक्सीजन को क्या कर सकती है, एडमिनिस्टर कर सकती है। क्यों, क्योंकि अगर इस कंडीशन में वो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर नहीं करती और जो डॉक्टर है दोस्तों उसका इंतजार करती तो पेशेंट की क्या हो सकती थी, डेथ भी हो सकती थी। तो ये मानते हैं कि लीगली रूप से अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो उस कंडीशन के अंदर जो नर्स है वो ऑक्सीजन को क्या कर सकती है, एडमिनिस्टर कर सकती है। तो ये चारों बाकी के जो तीनों जो ऑप्शन है वो आपके गलत हैं। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों कि ऑक्सीजन को ऑर्डर नहीं किया गया तो मत दो, ये कह रहा है कि भाई उसका वेट करो, और इसमें दे रखा है कि सिम्टम्स बहुत ऐसे होने चाहिए, बहुत ज्यादा होने चाहिए तभी कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर नर्स को लगता है कि उसके ऑब्जर्वेशन क्या है दोस्तों सफिशिएंट है, कि मुझे लगता है ऐसा है, तो नर्स क्या कर सकती है दोस्तों, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर कर सकती है। तो लिख लो, लिखो इमरजेंसी कंडीशन में अगर नर्स को यह लगे, अगर नर्स को लगे कि पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन की जरूरत है, इसमें ब्रैकेट में लिखो ऑब्जर्वेशंस आर सफिशिएंट, ऑब्जर्वेशंस आर सफिशिएंट, तो लीगली नर्स ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकती है। तो लीगली नर्स ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है।
एडमिनिस्टर कर सकती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एन एडोलसेंट इज टेकन टू द इमरजेंसी। एक एडोलसेंट है दोस्तों, उसको इमरजेंसी तक ले जाया गया डिपार्टमेंट ऑफ द लोकल हॉस्पिटल। कोई लोकल हॉस्पिटल था, उसका जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, इसमें एक एडोलसेंट को ले जाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आफ्टर स्टेपिंग ऑन ए नेल, ठीक है, उसके जो कील जो होती है, नेल जो होता है लोहे की, उसके ऊपर उसका पैर आ गया था, उसके कारण उसको वुंड हुआ होगा। द पंक्चर वुंड इज क्लीन, उसका जो वुंड था उसको क्लीन कर दिया गया। एंड ए स्टेराइल ड्रेसिंग अप्लाई, उसके बाद उसके ऊपर क्या लगा दी गई, स्टेराइल ड्रेसिंग लगा दी गई। द नर्स आस्क अबाउट हैविंग हैड ए टिटनस इम्यूनाइजेशन। अब नर्स ने क्या गलती कर दी, नर्स ने भाई एडोलसेंट से ये पूछा कि भाई आपको जो टिटनस का जो इम्यूनाइजेशन है वो लग चुका है क्या, टीटी का जो इम्यूनाइजेशन है वो लग चुका है क्या। द एडोलसेंट, जो लड़का था एडोलसेंट या लड़की थी, उसने क्या कहा, रेस्पोंडेड दैट ऑल इम्यूनाइजेशंस आर अप टू डेट। उसने कहा कि हाँ सारे इम्यूनाइजेशन मुझे लग चुके हैं। द पेनिसिलिन इज एडमिनिस्टर्ड, नर्स ने क्या किया दोस्तों, पेनिसिलिन एडमिनिस्टर किया। ठीक है, उसने टीटी नहीं लगाया, डॉक्टर ने लिखा भी था फिर उसने नहीं लगाया। एंड द क्लाइंट इज सेंट होम विद इंस्ट्रक्शंस टू रिटर्न इफ देयर इज एनी चेंज इन द वुंड एरिया। उसने बोला कि अगर तुम्हारे वुंड में जहां पर तुम्हारे पैर लगी है, कील लगी है पैर पे, अगर वहां पर कोई भी दिक्कत होगा वापस लौट के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, अब जाओ, आपको इंजेक्शन लगा दी गई, दवाई दे दी गई है। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, जो क्लाइंट है दोस्तों वापस से आया और उसको क्या हो गया था दोस्तों, टिटनस हो गया था। तो इसके लिए व्हाट इज द नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है सिचुएशन में। देखो दोबारा समझो, एक लड़का है एडोलसेंट है, ठीक है, उसका पैर कील के ऊपर आ गया और उसको क्या हो गई, इंजरी हो गई। वो हॉस्पिटल में आया, नर्स ने उससे पूछा कि भाई आपको टिटनस का इंजेक्शन लग चुका है क्या, उसने बोला हाँ लग चुका है। नर्स ने टिट्टी का इंजेक्शन नहीं लगाया, बाकी की सारी दवाई दे दी उसे, उसकी छुट्टी कर दी गई। कुछ दिनों के बाद वो वापस आया, उसको टिटनस हो गया। कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। पहला, द नर्स जजमेंट वाज एडिक्वेट, भाई नर्स ने कोई गलती नहीं की थी, नर्स का जजमेंट जो एडिक्वेट था। एंड द क्लाइंट वाज ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, उसी अनुसार ट्रीटमेंट किया गया था। बिल्कुल गलत है। देखो अगर मानो दोस्तों क्लीन वुंड है या अनक्लीन वुंड है, उसके अनुसार टीटी का इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरा, एडोलसेंट के ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकते, आपको पूछना पड़ेगा कि भाई कहाँ है आपका इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट, कहाँ है, कब आपको इम्यूनाइजेशन दिया गया था। ठीक है, देने के बाद भी कितना टाइम हो गया है, उस अनुसार अब आपको क्या पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है। तो वो सब चीजें देखना जरूरी था, लेकिन उसने सिर्फ बात सुन के मान लिया, ठीक है, जो कि जरूरी नहीं है। वो बिल्कुल अभी मान लो 18 साल का भी नहीं हुआ, तो उसकी बात पे उसने क्या कर लिया दोस्तों, बिलीव कर लिया। तो ये सब चीजें गलत थी नर्स की, तो यहाँ पर गलत आएगा। सेकंड, द पॉसिबिलिटी ऑफ टिटनस वाज नॉट फोरसीन बिकॉज द क्लाइंट वाज इम्यूनाइज्ड। उसको लगा कि भाई टिटनस नहीं होगा, इसके क्लाइंट क्या था, इम्यूनाइज्ड था, तो ये चीज गलत थी। उसको पता लगाना चाहिए था कि भाई लास्ट इम्यूनाइजेशन कब हुआ है, अब टिटनस की डोज की जरूरत है या उसे नहीं है। तो हो सकता है उसे अब टिटनस की डोज की क्या पड़ती दोस्तों, जरूरत पड़ती, उसके कारण टिटनस हुआ था, तो ये भी गलत था। नर्सेज शुड रूटीनली एडमिनिस्टर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटनस आफ्टर सच एन इंजरी। तो नर्सेज का काम नहीं है कि भाई हम ये कह रहे हैं कि हर इंजरी के बाद नर्स को क्या करना चाहिए दोस्तों, टिटनस का इंजेक्शन रूटीनली लगाना चाहिए। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमें डॉक्टर जो ऑर्डर देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। कब इम्यूनाइजेशन हुआ है उस सबके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर इम्यूनाइजेशन अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है, तो जरूरत नहीं भी पड़े। अगर दोस्तों सेप्टिक वुंड है, जो क्लीन वुंड नहीं है, ठीक है, तो उसको अभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये चीज क्या हो गया दोस्तों, गलत है। असेसमेंट ऑफ द नर्स वाज इनकम्प्लीट, बिल्कुल सही बात है। नर्स ने जो असेसमेंट किया वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं किया, जिसके कारण जो ट्रीटमेंट दिया गया दोस्तों वो क्या था, इनसफिशिएंट था। उसको टीटी का इंजेक्शन देना चाहिए था, उसे टीटी का इंजेक्शन देना चाहिए था। ठीक है, तो लिख लो, लिखो कि अगर कोई पेशेंट वुंड इंजरी के साथ आए, वुंड इंजरी के साथ आए जो कि एडोलसेंट है, जो कि एडोलसेंट है, तो एडोलसेंट नहीं होगा तो भी पूछना जरूरी है दोस्तों, इससे कोई डिपेंड नहीं करता है ना, है। और नर्स उससे पूछती है, और नर्स उससे पूछती है कि क्या वो इम्यूनाइज्ड है, क्या वो इम्यूनाइज्ड है, और वो कहता है हाँ, और वो कहता है कि हाँ, तथा बाद में उसे टिटनस हो जाता है, बाद में उसे टिटनस हो जाता है, तो इसके लिए नर्स रेस्पॉन्सिबल होगी। तो
इसके लिए नर्स रेस्पॉन्सिबल होगी, तो इसके लिए नर्स रेस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद आगे लिखो, क्योंकि नर्स का असेसमेंट इनकम्प्लीट था तथा उसे इस कारण टीटी का इंजेक्शन नहीं लगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, समझ में आ गया होगा। When being interviewed for a position as a registered professional nurse, the applicant is asked to identify an example of intentional tort। ठीक है, आप इंटरव्यू दे रहे हो और एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई मैं आपको ये 4 चीजें दे रहा हूँ, नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी और फॉल्स इंप्रिजनमेंट। अब आप मुझको ये बताना है आपको मुझे इनमें से कौन सा जो टोर्ट है दोस्तों वो इंटेंशनल है, जो जानबूझ के किया गया है, वो कौन सा टोर्ट है। तो इनमें से कौन सा टोर्ट है दोस्तों जो कि क्या किसके अंदर आएगा, इंटेंशनल टोर्ट के अंदर आएगा। तो इंटेंशनल जो टोर्ट है दोस्तों इसके अंदर आएगा फॉल्स इंप्रिजनमेंट। फॉल्स जो इंप्रिजनमेंट है वो मैंने आपको कहा था कि अगर इसमें क्वाजी नहीं दे रखा तो फिर फॉल्स इंप्रिजनमेंट हो। ठीक है, असोल्ट हो, बैटरी हो, या डिफेमेशन हो, या इम्प्रिजनमेंट हो, या फिर इम्प्रिजनमेंट तो लिख ही दिया, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो। तो ये सब चीजें किसके अंदर आएंगी दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, आपकी इंटेंशनल टोर्ट के अंदर आएंगी। किसके अंदर आएंगी, इंटेंशनल टोर्ट के अंदर आती है, इंटेंशनल टोर्ट के अंदर आती है। ठीक है, लेकिन अगर नेग्लिजेंस दे रखा है, ठीक है, वहां पर ब्रीच ऑफ ड्यूटी मैंने लिखा है नहीं, लेकिन यहां पर लिख लो आप चाहो तो, नेग्लिजेंस दे रखा है, आपको माल प्रैक्टिस दे रखा है, या फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी दे रखा है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी दे रखा है, तो ये सब चीजें किसके अंदर आएंगी दोस्तों, आपका अनइंटेंशनल के अंदर आएंगी। ये किसके अंदर आएंगी, आपकी अनइंटेंशनल के अंदर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स इंप्रिजनमेंट हो जाएगा। एक चीज और थी इसमें, एक सेकंड रुकना। वो आपको दिखाता हूं मैं, इसका क्लासिफिकेशन जो है वो ही दिखाता हूं। एक इसमें इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हो रहा है ना, देखो ये है क्लासिफिकेशन। तो इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, इंटेंशनल के अंदर क्या आता है, असोल्ट आता है, बैटरी आता है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट आता है, डिफेमेशन आता है और एक इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी आता है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं दोस्तों, इंटेंशनल के अंदर आते हैं। जबकि डिफेमेशन और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है वो किसके अंदर आते हैं, आपके क्वाजी इंटेंशनल के अंदर आते हैं। मैंने आपको समझाया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर क्वाजी नहीं दे रखा है ना तो आप उसको क्या मानोगे, इंटेंशनल मानोगे। लेकिन अगर क्वाजी दे रखा है तो ये दोनों में रखे जा सकते हैं। डिफेमेशन केवल गलती से भी हो जाता है और जानबूझ के भी हो जाता है। तो डिफेमेशन और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी गलती से भी जानबूझ के भी हो सकते हैं, इसलिए इनको क्वाजी इंटेंशनल में रखते हैं। और अनइंटेंशनल के अंदर आपके आएंगे नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी लिख लेना आप इसमें। तो लिख लो, तो इसमें लिख लो ये, ठीक
ठीक है, इसमें इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, इसमें लिख लो कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट, फॉल्स imprisonment is an example of intentional tort, ठीक है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट। वैसे भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जो है दोस्तों इसके अंदर ही आता है, आपका इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है और जो आपका डिफेमेशन है ना वो आते हैं क्वाजी के अंदर। तो फॉल्स में तो वैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉल्स के अंदर तो वैसे भी असोल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, तो ये तो वैसे भी किसके अंदर आते हैं, आपके इंटेंशनल के अंदर ही आते हैं, ठीक है। दोबारा से सुन लो, असोल्ट है, बैटरी है और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, तो ये तीनों तो वैसे भी इंटेंशनली होते हैं। अब इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कई बार गलती से हो जाती है, ठीक है, और जो डिफेमेशन है वो भी गलती से हो जाता है, तो इनको हम इंटेंशनल में भी रखते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर क्वाजी दे रखा हो तो फिर इसको किस में रखते हैं, हम क्वाजी में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस और ब्रीच ऑफ जो ड्यूटी है दोस्तों वो किसके अंदर आपके आएंगे, वो अनइंटेंशनल के अंदर आएंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें लिख लो ये चीज कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट एक इंटेंशनल टॉर्ट का एग्जाम्पल है, एक इंटेंशनल टॉर्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। शायद मैंने एक बार गलती से यहाँ बोल दिया था ऐसे कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्वाजी में, फॉल्स का तो कोई क्वाजी का लेना देना ही नहीं है। असोल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ये दो किस में रहते हैं, इंटेंशनल में रहते हैं, और आपका जो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी और डिफेमेशन है ये क्वाजी के अंदर आते हैं। तो कई बार इधर भी हो सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन में नहीं दे रखा तो फिर अब उनको किस में मानेंगे, इंटेंशनल में मानेंगे, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा दिया ये का एग्जाम्पल है, और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एग्जाम्पल ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट, तो कोई गलती होनी नहीं चाहिए अब आपसे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, several recently licensed registered nurse are discussing whether they should purchase personal professional liability insurance ये एक प्रकार का दोस्तों इंश्योरेंस होता है, ठीक है, इंडिया के अंदर तो बहुत ही कम है, रेयर है। मैंने एक नेट पे भी देखा था तो मुश्किल से कोई एक इंश्योरेंस मुझे मिला था बीमा कवच के नाम से। ये इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और कोई भी पेशेंट आपके खिलाफ केस नहीं करे, तो अगर वो केस करता है और आपको अगर पैसे देने पड़ते हैं मान लो, तो उसकी उस केस के अंदर जो भी पैसे लगेंगे ना तो वो आपको इंश्योरेंस देगा। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं उसे। हम खुद को बचाने के लिए हम इंश्योरेंस कर रहे हैं कि गलती से अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो मैं पर्सनल प्रोफेशनल लायबिलिटी जो इंश्योरेंस है वो मैं ले लेती हूँ, अगर मुझसे कभी गलती होगी तो वो मैं कर लूँगा। डॉक्टरों के तो बहुत ज़्यादा बिकते हैं ये इंडिया में, फॉरेन के अंदर नर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा है। ये एक प्रकार का इंश्योरेंस है जो आप अपने लिए करवाते हो, नर्सेज करवाती हैं, ताकि कोई भी अगर आपसे गलती होती है और अगर आपको पैसे वैसे देना पड़े तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके पैसे देगी, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है कि विच स्टेटमेंट इंडिकेट्स द मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। भाई कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है दोस्तों जो आपको बताएगा इन सब में कि जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में। पहला दे रखा है इफ यू हैव लायबिलिटी इंश्योरेंस यू आर मोर लाइकली टू बी सूड, कि अगर आपको लायबिलिटी इंश्योरेंस दे दिया ना तो पक्का आपके खिलाफ केस हो जाएगा और आपको जेल भी हो सकती है, कुछ भी आपके खिलाफ केस माना जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है, कोर्ट को इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने गलती की है तो क्या करोगे, तो नहीं किया तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें तो ये दे रखा है कि अगर आपको इंश्योरेंस है ना तो पक्का आप फंसोगे, तो गलत है ये। सेकंड क्या है, यूर एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स यू विद द लायबिलिटी इंश्योरेंस यू विल नीड, कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो प्रोवाइड करेगा। तो जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर आपको क्या देगा दोस्तों, इंश्योरेंस देगा। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब आपको हॉस्पिटल वाला आपको इंश्योरेंस देगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि हॉस्पिटल वाला आपको क्या देगा, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। आपकी गलती है तो हॉस्पिटल वाला हाथ ऊपर कर लेगा, आप फंस जाओगे। थर्ड क्या है दोस्तों, लायबिलिटी इंश्योरेंस इज नॉट अवेलेबल फॉर नर्सिंग प्रोफेशनल वर्किंग इन ए हॉस्पिटल। इंडिया के अनुसार तो यही आंसर होना चाहिए था, लायबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो अवेलेबल नहीं है नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए, तो ये गलत है, ये अवेलेबल है, ठीक है, ये अवेलेबल होता है। फोर्थ जो ऑप्शन है, पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस ऑफर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग फाइल्स चार्जेज अगेंस्ट यू, ठीक है, कि जो पर्सनल
लाइबिलिटी जो इंश्योरेंस है दोस्तों वो आपको क्या ऑफर करेगा, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफर करेगा कि अगर स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग जो आपके ऊपर अगर जो चार्ज है आपके खिलाफ लगाएगा दोस्तों, तो उसके खिलाफ आपको क्या करेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव करेगा, और जैसे जो भी पैसे उसे आपके लगते हैं तो वो सारे पैसे कौन देगा दोस्तों, क्योंकि आपके खिलाफ केस होगा, और आपके खिलाफ केस होगा तो जो स्टेट बोर्ड है वो भी जाएगा आपके खिलाफ। तो उस कंडीशन के अंदर जो पर्सनल लाइबिलिटी जो इंश्योरेंस है ना, वो आपका रिप्रेजेंटेशन करेगा, मतलब आपको पैसे की जरूरत है जो भी है, तो वो सब कौन करता है दोस्तों, पर्सनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस करता है। ठीक है, तो लिख लो इसमें, ऐसे तो कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, छोड़ सकते हो आप चाहो तो, इसे लिख लो, फिर भी लिखो कि पर्सनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक प्रकार का इंश्योरेंस है, एक प्रकार का इंश्योरेंस है जो कि आपके खिलाफ अगर कोई चार्जेस लगते हैं, अगर आपके खिलाफ कोई चार्जेस लगते हैं तो वो आपको रिप्रेजेंट करता है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपको रिप्रेजेंट करता है। इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अजीब सा क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं कि इंडिया में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट क्वेश्चन दे रखा था तो मैंने करवा दिया। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को क्रॉस कर सकते हो, कोई फायदा नहीं है इसको पढ़ने का ना, ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर पूछते नहीं है ना इंडिया में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ए 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद एक्जिमा ऑफ द फेस एंड आर्म्स। ठीक है, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको एक्जिमा हो रहा है जिसके कारण उसको क्या होती है, इचिंग होती है, स्किन डिसऑर्डर है उसको, एक्जिमा है कहां पर, फेस पे और आर्म्स पे। हैज डिसरिगार्डेड द नर्स वार्निंग टू स्टॉप स्क्रैचिंग और एल्स। नर्स ने उसको कहा कि ये मत करो आप, ठीक है, आप ऐसे स्क्रैचिंग मत करो, ये आपको प्रॉब्लम कोज करेगी। द नर्स फाइंड्स द टोडलर, बच्चा टोडलर है, ये ध्यान रखना, ठीक है, बच्चा क्या है, टोडलर है, तो 1 से 3 साल का बच्चा है, स्क्रैचिंग सो इंटेंशनली, लेकिन वो फिर भी नर्स उसने कहा कि मत करो ऐसे स्क्रैचिंग, लेकिन वो फिर भी जोर जोर से स्क्रैचिंग कर रहा है। दैट द आर्म्स आर ब्लीडिंग, जिसके कारण उसके जो आर्म्स है दोस्तों उनमें से क्या आने लग गया, खून आने लग गया, जोर जोर से खुजला रहा है, वो स्क्रैचिंग कर रहा है तो उसको खून आने लग गया। द नर्स देन टाइज, उसके बाद नर्स क्या काम करती है, उसको टोडलर के आर्म्स को करीब साइड में बांध देती है। ठीक है, वो बच्चों को पालना आता है ना, उसमें दोनों आर्म्स को ऐसे बांध देती है नर्स, उसको रस्सी से बांध दिया। और क्या कह रही है, सेइंग, वो कह रही है आई एम गोइंग टू टीच यू वन वे और अनदर, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, ऐसे नहीं तो ऐसे, तुम्हें करना ही पड़ेगा। हाउ शुड द नर्स बिहेवियर बी इंटरप्रिटेड, तो नर्स का जो बिहेवियर है उसको क्या मानना चाहिए। ठीक है, नर्स के बिहेवियर को क्या मानना चाहिए। देखो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। एक पेशेंट है दोस्तों, मान लो उसको डिजीज है, बच्चा है, छोटा है, उसको इचिंग हो रही थी, उसने बच्चे को कहा कि ऐसा मत करो, वो बच्चा फिर भी जोर जोर से कर रहा है। ठीक है, नर्स को गुस्सा आया, उसको बांध दिया और कह रहे कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी, ऐसे या वैसे करके मैं तुम्हें सिखाती हूँ। तो ये इस बिहेवियर को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो दिस एक्शंस कैन बी कंस्ट्रूड एज असोल्ट एंड बैटरी, बिल्कुल सही है कि इस बिहेवियर को कैसे कंसिडर किया जाएगा दोस्तों, असोल्ट या बैटरी के रूप में कंसिडर किया जाएगा। जो वार्निंग दे रही है ना, मैं तुम्हें समझाऊंगी, ऐसे नहीं ऐसे, तो वो तो क्या हो गया दोस्तों, आपका असोल्ट हो गया। और जो उसको बांध दिया वो क्या हो गया दोस्तों, बैटरी हो गया। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ असोल्ट एंड बैटरी। असोल्ट के अंदर थ्रेट होता है, बैटरी के अंदर एक्शन होता है। ठीक है, तो असोल्ट और बैटरी के एग्जांपल है। सेकंड क्या देखा, द प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व्ड विद फोरथॉट एंड अकाउंटेबिलिटी। भाई उसने फ्यूचर के बारे में सोचा होगा कि भाई इसके ब्लीडिंग होगी और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो नर्स ने बढ़िया काम किया, प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व हो गई। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। बच्चा है 3 साल का है, आप उसको धमका रहे हो, ठीक है, 1 से 3 साल का बच्चा है, आप उसको बांध रहे हो, तो वो सब चीजें क्या है, गलत है। तो ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है ये। थर्ड है, स्किन मस्ट बी प्रोटेक्टेड, कि भाई स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। एंड द एक्शंस टेकन वन बाय ए रीजनेबली प्रूडेंट नर्स, एक मतलब एफिशिएंट नर्स है, एक सही नर्स है, उसने जो भी किया है वो सही डिसीजन लिया है। तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है कि भाई स्किन को प्रोटेक्ट करना जरूरी था, इसलिए उसको बांधा गया। ठीक है, इसलिए उसको धमकी दी गई है, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये भी गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए था। 3 साल के बच्चे को क्या आप धमकी दे रहे हो। फोर्थ है, द नर्स हैड ट्राइड टू रीजन विद द टोडलर एंड एक्सपेक्टेड अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन, कि जो नर्स है
उसने भाई पहली कोशिश कर ली थी टोडलर के साथ में और ये एक्सपेक्ट किया था कि वो समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, कोऑपरेशन करेगा। अब इतना छोटा जो बच्चा है दोस्तों, क्या तो वो अंडरस्टैंड करेगा और क्या वो कोऑपरेट करेगा, कि नर्स ने उसको समझाया, वो नहीं माना, तब जाके नर्स ने ऐसा किया, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसा एक्शन नर्स को नहीं करना चाहिए था। तो राइट जो आंसर है दोस्तों, अगर उसकी मम्मा चली गई कोर्ट में तो वो असोल्ट और बैटरी कहलाएंगे। वो असोल्ट और बैटरी, उसको धमकी दी है, वो असोल्ट के अंदर कंसिडर होगा, और जो उसको बांधा है, रिस्ट्रेन किया है, वो किसके अंडर होगा, वो बैटरी की कहलाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। तो लिख लो, अगर कोई नर्स बिना कोई जस्टिफाई रीजन के बच्चे को धमकाती है तो यह असोल्ट का एग्जाम्पल है। और अगर उसे भान देती है, मतलब रिस्ट्रेंट, बिना किसी रीजन के, अगर मान लो एससीपी का ऑर्डर है बच्चों को रिस्ट्रेंट किया जाना चाहिए, तब कर सकते हैं, बिना किसी रीजन के कर रहे हैं। ठीक है, भान देती है तो यह बैटरी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का। ए नर्स इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ पेरेंट्स अबाउट चाइल्ड अब्यूज। ठीक है, एक नर्स है दोस्तों, ग्रुप ऑफ पेरेंट्स को चाइल्ड अब्यूज के बारे में पढ़ा रही है। व्हाट डेफिनेशन ऑफ द असोल्ट शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान। आपको क्या लगता है दोस्तों कि असोल्ट की कौन सी ऐसी डेफिनेशन है जो कि टीचिंग प्लान में इंक्लूड करनी चाहिए? तो आपको असोल्ट की डेफिनेशन बतानी है इसमें। पहला, असोल्ट इज ए थ्रेट, बिल्कुल सही। टू डू बोडली हार्म टू अनदर पर्सन, बिल्कुल सही है कि असोल्ट क्या है, दूसरे पर्सन को आप हार्म पहुंचाओगे, उसकी धमकी देना ही क्या कहलाता है दोस्तों? असोल्ट कहलाता है, बस बिल्कुल सही। बाकी के तीन ऑप्शन गलत हैं। इट इज ए लीगल रॉन्ग कमिटेड बाय वन पर्सन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी टू अनदर। ठीक है, एक लीगल रॉन्ग कमिटमेंट किया आपने एक पर्सन की प्रॉपर्टी के खिलाफ, तो ये नहीं कहलाता। इट इज ए लीगल रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट द पब्लिक के खिलाफ भी नहीं आएगा। ठीक है, जो कि पनिशेबल है स्टेट लॉ के द्वारा। असोल्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, कि आप उसको क्या कर रहे हो, फोर्स का यूज कर रहे हो। तो फोर्स का जब यूज कर रहे हो दोस्तों, वो तो क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा ना। अगर आप फोर्स का यूज कर रहे हो तो बैटरी कहलाएगा, और अगर आप उसकी थ्रेट दे रहे हो तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? असोल्ट कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? असोल्ट कहलाता है। अगर किसी भी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ कर रहे हो तो वो टोर्ट कहलाता है। अगर पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ कर रहे हो तो क्या कहलाएगा? टोर्ट कहलाएगा। और अगर वो पनिशेबल है तो वो क्या कहलाएगा? क्राइम कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? क्राइम कहलाएगा। तो ये आपका आज की क्लास थी। एक बार मैं इन क्वेश्चंस को आपको रिपीट करवा देता हूं, तो उसके बाद जो हमारी जो आज की क्लास है वो खत्म हो जाएगी। बहुत ही अच्छी क्लास थी, एक्चुअली में प्रोडक्टिव क्लास थी ये, क्योंकि इसमें हमने ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो देखे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके लिए क्या हो सकते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपने देख लिया कि असोल्ट क्या होती है, एक थ्रेट होती है, असोल्ट इज ए थ्रेट। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें आपने देखा कि धमकाना असोल्ट और फिजिकली हार्म पहुंचाना क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। ये बिना काम का क्वेश्चन है, मत पढ़ो, इसको छोड़ो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि अगर आप किसी भी पर्सन को क्या कर रहे हो, द एप्लीकेंट इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ इंटेंशनल टोर्ट। इंटेंशनल टोर्ट का अगर एग्जांपल पूछता है तो फॉल्स इंप्रिजनमेंट इज द एग्जांपल ऑफ द इंटेंशनल टोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि अगर कोई भी पेशेंट उसकी टीटी का इंजेक्शन नहीं लगाया जब उसको लगना चाहिए था, तो वो नर्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी क्योंकि उसने सही तरह से असेसमेंट नहीं किया, उसको टीटी का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, एक पेशेंट को साइनोसिस और रेस्पिरेशन डेवलप होता है, तो लीगली क्या होना चाहिए? जो लीगली क्या नर्स ऑक्सीजन लगा सकती है? हाँ, लगा सकती है। अगर उसके ऑब्जर्वेशंस क्या है, सफिशिएंट है, तो वो दे सकती है। RN-RM नंबर रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट किसके फायदे के लिए दिए जाते हैं? पब्लिक के फायदे के लिए दिए जाते हैं ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक क्लाइंट है जो टेम्परेचर है वो 103 डिग्री जो फारेनहाइट है दोस्तों, वहां तक क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जो नर्स है उसने जो SCP है डॉक्टर से क्या नहीं किया दोस्तों, आगे क्वेश्चन नहीं किया कि उसने ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया, तो इसमें कौन रेस्पॉन्सिबल होगी? नर्स रेस्पॉन्सिबल होगी। इसमें बहुत गुस्सा आ रहा होगा आप लोगों को इस क्वेश्चन, मुझे पता है सबको। ये क्या क्वेश्चन है ये? ठीक है, अगर किसी भी पेशेंट को आप रिस्ट्रेन कर रहे हो और वो टूट जाती है
टूटने के बाद में दोनों रेस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए, एम्प्लॉयर और नर्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो सारे करवाता हूँ जल्दी जल्दी आपको, एक सेकंड। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंक्लूड्स इन, अगर आप कोई भी काम नेग्लिजेंस का करते हो और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो दोस्तों क्या कहलाएगा, ये आपका अनप्रोफेशनल कंडक्ट कहलाता है ये। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अनप्रोफेशनल कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लीगल रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर के बीच में, जो कि जिसमें वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो क्या कहलाते हैं, रेस्पोंडेंट सुपीरियर कहलाता है ये। कोई भी पर्सन है अगर कोई गलती कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, कोई मतलब, तो आप क्या कहलाएगा, एक नर्स के द्वारा किया जाने वाला नेग्लिजेंस कहलाएगा। ठीक है, उसके कारण जो पेशेंट को हार्म पहुंचेगा उसे किस नाम से जानेंगे, पोजीशन के नाम से जानेंगे। वो जो खिलाफ कंप्लेंट करता है वो कंप्लेंट कहलाती है, और जो पर्सन है वो क्या कहलाता है दोस्तों, प्लेंटिव कहलाता है। वो पर्सन क्या कहलाता है आपका, प्लेंटिव कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पर्सन है क्या कहलाएगा, प्लेंटिव कहलाएगा। ठीक है, अगर आप के खिलाफ कोई भी अब्यूज हुआ है, नेग्लेक्ट हुआ है, आप या एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो ये आप उसके खिलाफ जो भी प्रूफ देते हो उसे हम किस नाम जानते हैं, नर्स के लिए क्या कहलाएगा, मैंडेट रिपोर्टर्स कहलाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि आप किसी को डिफेम करते हो, डिफेमेशन करते हो, लेकिन लिखित रूप से करते हो, तो ये क्या कहलाएगा आपका, लाइबल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि अगर आपने गलती की है उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो गए कोर्ट में, तो वो क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है। इसके बाद दो स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इंटरस्टेट कॉम्पैक्ट कहलाता है। हार्म का एक प्रकार इंजरी होता है, और आप किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट करने से पहले दो एग्रीमेंट होता है आप दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्म कंसेंट, उसे हम इन्फॉर्म कंसेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक अगर आप किसी पर्सन को डिटेन करते हो बिना किसी लीगल वारंट के, तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहलाएगा। इसके बाद में अगर कोई भी पेशेंट है दोस्तों, अगर वो कोर्ट में ये कहता है कि भाई मुझे मर्सीफुल डेथ चाहिए, तो ये क्या कहलाती है, यूथेंसिया कहलाता है। इसके बाद में एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि एक पर्सन क्लेम करता है कि भाई मेरे जो राइट्स हैं वो तोड़े गए हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसका कंप्लेंट कहलाता है, वो कि उसकी कंप्लेंट की गई है तो कंप्लेंट कहलाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कि दो लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर किसी पर्सन की रेपुटेशन में कोई भी नुकसान पहुंचता है तो ये डिफेमेशन कहलाता है। जो लॉ जो कोर्ट के डिसीजन के द्वारा बनते हैं वो कॉमन लॉ कहलाते हैं, और दो पर्सन की रिलेशनशिप से बनते हैं वो सिविल लॉ कहलाते हैं। कोई भी हार्म जो पर्सन को होता है वो कोजेशन कहलाता है। जो प्रूफ देने पड़ते हैं सीनियर को कि भाई इस द्वारा गलती की गई, ये बर्डन ऑफ प्रूफ कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी पर्सन को आप क्या कर रहे हो दोस्तों, टच कर रहे हो जो कि अनजस्टिफाइबल रूप से, तो वो बैटरी कहलाएगा। अगर बॉडी के एग्जामिनेशन डेथ के बाद होती है वो ऑटोप्सी कहलाता है। ठीक है, एक अटेम्प्ट का धमकी दे रहे हो, थ्रेट दे रहे हो, तो वो असॉल्ट कहलाएगा। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस माल प्रैक्टिस कहलाता है। वैसे कोई भी स्टैंडर्ड ऑफ केयर से नेग्लिजेंस हो रही तो वो सिंपल नेग्लिजेंस कहलाएगा। ठीक है, एक कंफ्यूज्ड पेशेंट है, वो बेड से गिर जाता है, साइड रेल नहीं लगाई गई थी, किसका एग्जांपल होगा, नेग्लिजेंस का एग्जांपल होगा ये। ठीक है, आप किसी भी पर्सन के मेडिकल रिकॉर्ड को ऐसे पर्सन को दे देते हो जिसको आपको अनऑथराइज्ड है, ये क्या कहलाएगा, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कहलाएगा। इसके बाद द नर्स पुट्स रिस्ट्रेंट्स पुट करती है पेशेंट को विदा परमिशन के, तो उसे किस नाम से जानेंगे हम, बैटरी के नाम से जानेंगे, क्योंकि फिजिकल हार्म पहुंचाने की क्या कर रही है, नर्स कोशिश कर रही है इसमें। टोर्ट क्या है दोस्तों, एक इलीगल कमिटेड है, कोई क्राइम होता है जो कि पर्सन और किसके खिलाफ किया जाता है, प्रॉपर्टी के खिलाफ किया जाता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे आज की क्लास में। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको दोस्तों ये क्लास अच्छी लगती है तो आप एक कमेंट कर सकते हो। आपका जो एक कमेंट है वो हमें बहुत पावर देता है, हमें खुश करता है कि हाँ आप लोग जो कर रहे हो, मतलब मेरी जो क्लास है जो मैं कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, वो लोगों तक पहुँच रही है। जैसे मान लो कम कमेंट होते हैं, तो जो कमेंट होने से पता लगता है कि भाई बच्चे जो है वो वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। व्यू तो एक बार देखा फिर चला गया तो उसे पता नहीं चलता। तो जो कमेंट जो होते हैं ना वही हमें बताते हैं कि जो हमारी जो वीडियो है उसमें लास्ट तक जो बच्चे हैं दोस्तों पहुँच पा रहे हैं नहीं पहुँच पा रहे। आगे से मैं ये भी किया करूँगा कि आप जो भी बच्चा कमेंट करेगा, मैं एक बच्चे का कमेंट लेके आया करूँगा जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा, या आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी आप हमें कमेंट के द्वारा शेयर कर सकते हो कि सर आप वीडियो के अंदर ये चीज़ डालो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।